तीन चार सरकारें, एमसीडी की अलग सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग सरकार, दिल्ली की चुनी हुई अलग सरकार, एनडीएमसी की अलग सरकार, सत्यानाश फेर रखा है। तो जो महिला 10,000 रुपये महीने कमाती है, उसको महीने का 2,000 रुपया बच रहा है बस में ना, तो उसके लिए जिंदगी है। वो अपने बउआ के लिए सर्दी में स्वेटर बना लेगी, चाहे जूता ले लेगी, चाहे कभी बीमार पड़ गई जिसकी वजह से काम पर नहीं आ सकती तो उसे अपने लिए दवाई ले लेगी। संवाद की गुंजाइश तो बनी रहनी चाहिए ना, वो खत्म है। क्यों? क्योंकि आपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को पर्सनल एनोमिसिटी में कन्वर्ट कर दिया है। इतना कैजुअल मैंने भी कहीं बात की नहीं है, पहली बार ही कर रहा हूँ मैं। और वो फोटोएं उसने मुझे भेजी, और फोटोएं भेजी, और कैसी फोटो थी बोले अब बोला कि इसमें किसी में भी आप कटे नहीं हैं। मैंने कि अब काट ही देते ज़्यादा अच्छा था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शालिनी शिनेत और आप देख रहे हैं मेरा रंग। कारपोरेट जॉब से शुरुआत, अन्ना आंदोलन में भागीदारी, लेखन और आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर आसीन दिलीप पांडे जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुनः मेरा रंग पे आपका स्वागत है और बातचीत की शुरुआत आपके बचपन से करते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा और पढ़ाई लिखाई का परिवेश कैसा रहा? शुरुआत बचपन से करना बड़ा अजीब है। बहुत एक्साइटिंग तो नहीं था, बट आंखों में सपने जैसे सभी बच्चों के होते होंगे वैसे मेरी आंखों में भी रहे होंगे। जैसे खेलने कूदने का मन ज़्यादा करता रहा होगा सबका, मेरा भी करता रहा होगा, और पढ़ने का कम। बट इंटरेस्टिंग चीज़ें थी 2-3 मेरे बचपन में जो मुझे लगता है कि बचपन वो वक्त होता है किसी भी आदमी की पूरी ज़िंदगी का कि वहाँ जितना ज़्यादा उस आदमी के जहन में बचपन में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होगा वो उतना जल्दी मैच्योर होगा। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आई बीन रेज्ड बाय सिंगल मॉम, अकेली माँ थी और कोई था नहीं, और उनकी नौकरी, इसके बाद थोड़ी बहुत जो कमाई होती थी उससे परिवार का चलना, छोटी सी खेती, इन सब के बीच 3 बच्चों को पालना, उनकी बीमारी, उनके सपने, उनका सुख, उनके खेल, उनके खिलौने, ये सब में बड़ा गैप हुआ करता था। और अब मैं देखता हूँ अब के बच्चों को और तब के बच्चों को, तो आई रियलाइज़ कि ऐसा कुछ था नहीं हमारे। जैसे बच्चे बात करते हैं पॉकेट मनी, हमारे साथ टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं था पॉकेट मनी का। अभी अगर सक्षम है माता पिता तो ये आवश्यक नहीं किसी पर्व पे ही कपड़े नए बने, बट हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली मतलब साल में एक बार मुश्किल से कपड़े बनते थे नए, किसी त्योहार, और वो इस हिसाब से बनते थे कि किसी भी कीमत पे 1 साल तो चलेंगे ही, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए साइज में बड़े बनवाए जाते थे। और उस टाइम पे हमारे यहाँ दर्जी थे, रज्जब दर्जी नाम था उनका। तो मम्मी बोलती थी कि कमर पे भी ना ज़्यादा कपड़ा छोड़ दीजिएगा ताकि कमर भी बड़ी हो तो ढीला किया जा सके। ऐसे था, उस टाइप से था। तो अब जैसे बच्चे जी लेते हैं अपना बचपन, उस दृष्टिकोण से देखें तो हमने काटा है, अभाव में काटा है। लेकिन घर वालों ने, मम्मी नाना जी लोग, नानी जी लोग थे, इन लोगों ने जितना बेहतर हो सकता है वो किया। और सबसे बेहतर ये किया कि दे मेड श्योर कि मैं पढ़ाई करूँ अच्छे से। तालीम, एजुकेशन को लेकर मेरे घर में ये क्लैरिटी रही। मेरे नाना जी ने 7वीं तक पढ़ाई की, और 7वीं तक पढ़ के ही समझ में आ गया कि कुछ बदलेगा तो काफ़ी किताब से बदलेगा। और जिस दौर में लड़कियों को उस इलाके में लोग पढ़ाते नहीं थे, मेरे पिताजी ने लड़ के भिड़ के पढ़ाया अपनी बेटी को, और नौकरी तक मेरी माँ ने किया, और जिसकी वजह से हम सब लोग भी पढ़ पाए। अदरवाइज़ हमारे यहाँ जो जीवन यापन था हम लोगों का, आप अगर जानते हो तो मेरे नाना जी पुरोहित थे, पूजा पाठ कराते थे, शादी ब्याह कराते थे, और वहाँ से जो दक्षिणा मिलती थी वो दक्षिणा हमारे काम आती थी। और हमारे यहाँ सिद्धा बोलते हैं, तो चावल मिलता है, उसमें सब्जी पड़ी रहती है, उसमें सिक्के पड़े रहते हैं, ये सब आता था। हम लोग नोट बीनते थे, जो मिल गया वो हमारा हो गया, ठन्नी चवन्नी 10 पैसा 5 पैसा, वो हमारी पॉकेट मनी हुआ करती थी। तो दिस इज़ हाउ इट वाज। बट बहुत अच्छी यादें हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर हम अभाव में जिए तो वो यादें सालती हैं, तकलीफ़ देती हैं, ऐसा कतई नहीं लगता। सब कुछ किया हमने, खेती बाड़ी करने से लेकर के गाय भैंस पालने तक, उन्हें चराने तक और दूहने तक। और हम सौभाग्यशाली रहे हैं, उस पीढ़ी के हैं कि जब हमने फ्लॉपी ड्राइव से लेकर के पेन ड्राइव तक का सफ़र देखा है। हमें कैसेट्स और नटराज की पेंसिल का रिश्ता मालूम है। हमें ये भी मालूम है कि साइकिल का टायर ख़राब हो जाए तो फेंका नहीं करते,
और गिल्ली डंडा ओलंपिक में क्यों नहीं आया, ये हम आज भी सोचते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन खेल है। तो वो सब देखा और वो सब महसूस किया, और इन टोटलिटी जो बचपन था, आई थिंक दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन दैट आई एम। आज जो आदमी हूँ मैं उस बचपन की आधारशिला पे हूँ, तो अनुभव अच्छा रहा। राजनीति में आने का मन कैसे बना? किस बात ने आपको प्रेरित किया राजनीति के लिए? कभी राजनीति में आने का मन था ही नहीं ऑनेस्टली। मैं जब नौकरी करता था हांगकांग में, तो उस समय अन्ना आंदोलन था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ऑलमोस्ट सब लोग उसका हिस्सा हुआ करते थे, और सभी लोगों के लिए वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की एक आखिरी उम्मीद सी थी। और जब मैं हांगकांग में था तब वो आंदोलन ही था जो मुंबई वाले अनशन के बाद जिसके बारे में ये बताया जाने लगा कि आंदोलन अब ख़त्म होने वाला है। और उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और अन्ना हज़ारे जी की तस्वीर ने, जब वो दोबारा अनशन में बैठे, कि यार इट्स नॉट इनफ कि हम अपने आप को विदेशों में रह के भारतीय कहें, अगर हम भारत में रहने वाले लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, अपने भाइयों बहनों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए किसी भी किस्म का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान न दे पाना, उस मिट्टी से जहाँ पैदा हुए, मुझे लगता है कि बेवफाई है। सो मुझे भी लगा कि ये आखिरी मौका या एक मौका ऐसा हो सकता है जहाँ हम एक बदली हुई तस्वीर को बनाने में अपना एक छोटा सा कोई योगदान दे सकते हैं। लिहाजा वो नौकरी छोड़ी, और जब मैं आया तो सिर्फ आंदोलन ही था जो मीडिया के हिसाब से डूब रहा था। और मैं उस डूबते हुए आंदोलन में अपना जो भी गिलहरी बराबर योगदान हो सकता था वो दे के और संतोष महसूस करने आया था कि नहीं, इस लड़ाई का मैं हिस्सा रहा। और ये अच्छा हुआ कि मैं उस आंदोलन का हिस्सा बना, जो बाद में सामाजिक से राजनीतिक आंदोलन में कन्वर्ट हुआ, और वी स्टेड अलोंग। तो वो यात्रा राजनीतिक संगठन का हिस्सा बनने से नहीं शुरू हुई थी, एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बनने से शुरू हुई थी, जो अब एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने है, देश के सामने। बहुत शुक्रिया। तो आप तिमारपुर के विधायक भी रह चुके हैं, तो इन दिनों पार्टी में क्या भूमिका है आपकी? मैं तिमारपुर का विधायक था 5 साल, और यथाशक्ति जो भी बुद्धि विवेक है उसके हिसाब से वहाँ की जनता की सेवा करने का प्रयास किया, संबंध भी बनाए और काम भी किए वहाँ पे। और इसके बाद एक्चुअली मैंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था, और मैं हमेशा ये मेरी मान्यता रही कि पॉलिटिकल पार्टी में चुनाव लड़ना सब कुछ नहीं है, थोड़ा कुछ है, सब कुछ नहीं है, एक चीज़ है, सारी चीज़ें नहीं है। तो चुनाव मेरे संगठन के कामों में मज़ा आता रहा, तो चुनाव लड़ के लोकसभा का हार के देख लिया, फिर विधानसभा का चुनाव आया तो जीत के भी देख लिया। अब कुछ और करने का मन था, तो पार्टी से संवाद हुआ और पार्टी ने कहा किसी और को लड़वाएं तो ठीक रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक रहेगा, बिकॉज मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं कुछ पढ़ना लिखना चाहता हूँ, तो और पार्टी के भी काम करना चाहता हूँ। तो पार्टी ने किसी और को टिकट दिया, परिणाम अपेक्षित नहीं रहे, बट फिर मैंने जो तय किया हुआ था वो किया। मैंने एग्ज़ाम दिया, पीएचडी का एंट्रेंस क्लियर किया, पीएचडी में एडमिशन लिया, मेरा कोर्स वर्क पूरा हो गया है। फर्स्ट आरएसी मेरी पीएचडी की मई में होने वाली है, मई एंड में, तो वो एक काम कर रहा हूँ। एक फ़िल्म लिखी, एक किताब लिखी, दूसरी किताब आने वाली है इस साल के आखिरी तक, और एक और फिल्म पे काम कर रहे हैं हम लोग 3 दोस्त। तो ये सारे रचनात्मक काम मैं पिछले 1 साल में करता रहा। लोगों को लगा कि अरे ये तो गायब हो गए, कुछ कर नहीं रहे हैं आप, बहुत ऐसा तो नहीं कि घोर निराशा के अंधेरों में जाके कहीं गुम हो गए, पर ऐसा कुछ है नहीं। इनफैक्ट मेरा स्वभाव ये है कि जब भी सबको लगे कि ये नीचे जा रहा है, तब अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठी करनी है और कुछ और बेहतरीन करना है, अच्छा करना है। ये मैंने हमेशा किया है। सो एनी लो इज़ नॉट लो फॉर मी। मैंने कभी लो होने को लो होने जैसा देखा नहीं। और पॉलिटिकली भी एक्टिव हूँ मैं उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी हूँ पार्टी की तरफ से, और वहाँ की जो सांगठनिक गतिविधियाँ हैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का जो ओवरसीज़ चैप्टर है, जो एनआरआईज़ के बीच कोऑर्डिनेशन देखता है, मैं उसका हिस्सा हूँ। उसके अलावा 5 साल जो भी मैंने किया उसको एक स्टडी मटेरियल में मैंने कन्वर्ट किया, और उसको मैंने इंक्लूसिव पॉलिसी एंड पॉजिटिव गवर्नेंस के चश्मे से देखना शुरू किया, और पढ़ा लिखा हुई तो अब लेक्चर्स भी देता हूँ। अभी लास्ट ईयर मैंने 2 लेक्चर्स दिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में, 1 लेक्चर दिया मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और ऐसे करके जहाँ से इन्विटेशंस आते हैं मैं जाता हूँ, ज्ञान बाँटता हूँ और चला आता हूँ। तो ये चल रहा है अभी तो। जी, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत है। नहीं, खाली कहते हैं लोग, ऐसा है नहीं, मान्यता नहीं है ऐसा। कोई मानता नहीं है पढ़े लिखे लोग। नहीं मानता है। मैं एक बहुत बड़े नेता से मिला, मैं आपको बताऊँ, सॉरी कटिंग यू, बट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। मैं एक बहुत बड़े नेता से मिला, वो हमारी पार्टी के नहीं है, पर मैं उनसे सिर्फ इसलिए मिला कि
उन्होंने किताबें लिखी हैं और उनका लेखन का, और हिंदी पढ़ाते रहे हैं वो। मैं पार्टी नहीं बता रहा हूँ मैं। तो मैं उनसे मिला, तो जब मैं मिला तो उनसे बोला, दिलीप तय कर लो, हाँ। बहुत लिखोगे तो राजनीति कम होगी और बहुत राजनीति करोगे तो लिख कम पाओगे। तो मैंने कहा ट्राई टू स्ट्राइक बैलेंस, मैं कोशिश करूंगा कि एक संतुलन लेके चलूँ। मैं लिखना भी चाहता हूँ पर बहुत तो कहीं लिख पाऊंगा। लिखने के लिए वो पुकार भी तो होनी चाहिए कि हाँ अब ये कहानी कहीं कागज़ पे दर्ज होनी चाहिए। वो पुकार नहीं है तो लिखने का भी फायदा नहीं। ज़बरदस्ती लिखने के लिए थोड़ी लिखना है, वो तो अंदर से आता है। करेक्ट। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बट ये है कि बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने वाले लोग किसी भी तरह की गारंटी नहीं देते कि उनके होने की वजह से राजनीति पहले से ज़्यादा शुद्ध या परिष्कृत हो सकती है। किसी भी किस्म की गारंटी नहीं है। नहीं, गारंटी नहीं है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा लिखने वालों को इतने कॉम्प्लिकेटेड स्कैम्स कर देते हैं कि पता नहीं चलता कि स्कैम हुआ कि नहीं हुआ। बताइए आप, तो ये भी दिक्कतें हैं पढ़े लिखे। बट हाँ, मेरा इस शायद आप जो कहना चाह रही हैं, अगर मैं उसको सही शब्द दे पा रहा हूँ, तो पढ़े लिखे और संवेदनशील लोगों के राजनीति में होने से राजनीति में गलतियां कम होने की संभावना बढ़ती है। ये एक चीज़, इससे मैं कन्विंस हूँ कि ऐसा अगर होता है। बट पॉइंट यही है कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है, बिकॉज जो पॉलिटिक्स का बेसिक नेचर है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। पॉलिटिक्स आपको सुखाती है, अंदर से ड्राई करती है, आपके अंदर की जीव द्रव्य को धीरे 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 वो खारिज कर देती है। और ये पॉलिटिक्स का दोष नहीं है, ये उसका स्वभाव है। अगर आप जा रहे हैं पॉलिटिक्स में तो ये जान के और मान के और समझ के जाइए कि ये होगा आपके साथ। आप इसमें कोशिश क्या करते हैं, अगर पढ़े लिखे हैं, संवेदनशील है, तो अपने आप के को आदमी बनाए रखने की कोशिश करते हैं अपने। और उसके तरीके क्या हो सकते हैं, तो आप रचनात्मक रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे, अलग अलग विषयों पे पढ़ते रहेंगे, रस्ते करते रहेंगे, तो थोड़ा सा आदमियत बची रहेगी। बट ये बची रहेगी तो पॉलिटिक्स छूटने लगती है। तो अब आधी छोर पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे, ये दुविधा रहेगी ऐसे लोगों के साथ, मेरे साथ भी। जी शुक्रिया। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आप आंदोलन पे बात कर रहे थे, तो उसी पे मेरा अगला सवाल है कि अन्ना आंदोलन से आप पहले तो कैसे जुड़े, आपने बता दिया। इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि आरएसएस और भाजपा का ये जो है मतलब चाल थी और समर्थन था आपके आंदोलन को, मतलब कहा जाता है, जिसका कि ये हुआ कि उनका लक्ष्य ये था कि कांग्रेस को हरा के, अरे वो बीजेपी, हाँ, कांग्रेस को हरा के बीजेपी को लाना। और ये बीजेपी की तो बी टीम है। हाँ? ये बीजेपी की बी टीम है, ये भी कहा जाता है। हाँ, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? अरे बीजेपी की बी टीम में कल देखिए क्या हुआ हमारे यहाँ परसों। अगर हम बीजेपी की बी टीम होते किसी भी तरह से, तो हमारे यहाँ जो हुआ, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट होने जा रही है। वहाँ के लोग और वहाँ के को जानने वाले लोग अब कन्विंस हैं इस बात से। अब उस मिशन से कैसे आम आदमी पार्टी को डिरेल किया जाए, इसका नतीजा दुनिया के सामने है कि जो तोड़ फोड़ की कोशिश पिछले कई साल से चल रही थी, उसमें आंशिक रूप से सफल हुए। अच्छी चीज़ ये है कि पंजाब की जनता बड़ी पॉलिटिकली अवेयर है, सोशली अवेयर है, और उनका जो कल्चर हेरिटेज है वो उनको, उनके कन्विक्शन को बहुत स्ट्रांग बनाता है कि हमारे साथ, हमारी अस्मिता के साथ अगर कोई मजाक करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा पंजाब में इससे कोई डैमेज नहीं होने वाला। बट यहाँ तो पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। जो ये टीम बी टीम वाला, हम तो कहते हैं कि हम पब्लिक की ए टीम है, हम किसी की बी टीम हो ही नहीं सकते। हम पब्लिक की ए टीम है, जनता की ए टीम है। जहाँ जनता को लगता है कि इनको लेके आओ, कुछ चीज़ें दुरुस्त होंगी, हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर होगी, वहाँ हमको लेके आते हैं। दिल्ली में लाया, पंजाब में लाया, गुजरात में आने की संभावनाएं हैं, गोवा में अच्छा हो रहा है। जहाँ जहाँ हम आते हैं वहाँ पब्लिक लेके आती तो आते हैं। तो ये सब ऐसे ही है, मतलब इस लेबलिंग प्रैक्टिस और बहुत ही क्या कहेंगे, छद्म किस्म का दुष्प्रचार है। हाँ, और आप लोगों ने तो बिल्कुल अलग तरह से अपने आप को खड़ा किया है। अब देखिए ना, किस पार्टी के नेता सबसे ज़्यादा हंड डाउन किए गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा? आम आदमी पार्टी के नेता। आम आदमी पार्टी के सुप्रीम जो नेता है, आम आदमी पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल जी, उनको जेल में रखा। मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, भाई सत्येंद्र जैन को जेल में रखा, संजय, सबको जेल में डाल दिया। और किसी पार्टी के नेता क्यों नहीं जेल में जा रहे हैं? तो ये तो दुष्प्रचार है कि उनकी बी टीम है, और पब्लिक सब समझती है कौन किसका ए टीम है, कौन किसका बी टीम है। तो आपकी पार्टी महिलाओं के लिए फ्री बस चलाई और तमाम स्कूल उसको भी ठीक है, तो महिलाओं का समर्थन कितना रहता है आपकी पार्टी को? बहुत अच्छा रहता है बाई एंड लार्ज। मैं एक और बड़ी लकीर खींचना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ओवरऑल राजनीति में ही ऐसे प्रयास नहीं हो रहे हैं। ऐसे प्रयास का मतलब ईमानदार प्रयास की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो रिसेंट ड्रामा हुआ वुमेन रिजर्वेशन बिल की आड़ में, वैसे प्रयासों की बात नहीं, वो छद्म प्रयास, धोखेबाजी वाले प्रयास हैं। ऐसे प्रयास होने चाहिए जहाँ महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ेगी तो कोई भी पार्टी और उस पार्टी की बनी हुई सरकार मजबूर होगी महिलाओं के लिए कुछ करने में। और जब मैं कह रहा हूँ महिलाओं के लिए कुछ करना, तो महिलाओं के लिए कुछ करके कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मैं तो खाली ये कहता हूँ कि तुम जगह छोड़ दो,
जो तुमने कब्जा कर ली हैं, जहाँ महिलाओं को होना चाहिए वो अपनी जगह पे बना, तुम टेंशन मत लो, पुरुषों को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, वो कर लेंगे। ये पता कि नहीं हमको जगह, तुम खड़े हो वहाँ पे भाई, तुम हटो वहाँ से, बस इतना ही करना है। तो ये जब तो हम पुरुषों ने कब्जा कर रखा है, वो कब्जा हमें छोड़ने की जरूरत है, घर से लेके हर जगह एवरी डैम प्लेस हैज बीन ऑक्युपाइड बाय दिस मेल डोमिनेंट सोसाइटी। एंड तो ये एक बड़ी बात है कि राजनीति में उनका दखल बढ़ना चाहिए, अब अच्छे से हो रहा है बट अपर्याप्त है, मेरा मानना है। अब बात करते हैं कि सरकार की, पार्टी की। मैं आपको बताऊं, एक इंटरनेशनल एनजीओ है ग्रीन पीस, उनकी डेटा बैक स्टडी चुनाव के ठीक पहले आई थी, जिसमें उन्होंने इसी पे बात करी थी, जो महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री कर रहे हैं उसी के ऊपर बात करी थी। और इसके इतने सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी गिनाए उन्होंने, बट जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, जिसका बड़ा विरोध हुआ। कई संभ्रांत महिलाओं ने, फिल्म सिटी में काम करने वाली, महीने के 1.5 लाख रुपए कमाने वाली पत्रकार महिलाओं ने कहा, अरे हम पे करने को तैयार है, हम पैसा देंगे। बट तुम पैसा दोगे, बट तुम्हारी जेब में किसी भी टाइम पे बुरी से बुरी हालत में 5,000 रुपया रहता है। तुम उस आबादी के बारे में कुछ जानते ही नहीं, जिस आबादी की कुल कमाई 8,000 रुपये महीने का है। बिल्कुल। और वो आबादी अपने घर से 25 किलोमीटर जाती है रोज, तब जाके 8,000 रुपये महीने में आ पाते हैं। ठीक है। और ये वो आबादी है जिसमें बच्चों को छोड़ दें तो लगभग सभी कुछ ना कुछ करके और 15-20 हज़ार रुपये इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो महिला 10,000 रुपये महीने कमाती है, उसको महीने का 2,000 रुपया बच रहा है बस में ना, तो उसके लिए जिंदगी है। वो अपने बउआ के लिए सर्दी में स्वेटर बना लेगी, चाहे जूता ले लेगी, चाहे कभी बीमार पड़ गई जिसकी वजह से काम पर नहीं आ सकती तो उससे अपने लिए दवाई ले लेगी, बट उसके लिए ज़रूरी है। तो ये डायरेक्ट एम्पावरमेंट हुआ। दूसरा एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि ऐसा होने से महिलाएं जो बस में ट्रेवल करती हैं उनकी संख्या बढ़ गई। तो उनकी बस में संख्या बढ़ने से वो पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगी। महिलाओं की बस में जल्दी निकलने लगी। हाँ, निकलने लगी। अरे ऐसा हुआ, मैं जानता हूँ, अरे हम जाएंगे तो पैसा लग जाएगा, तुम जाओ, नहीं कमा करके आ जाओ। हाँ। तो जब वो निकलने लगी तो थोड़ा सा बोल्ड भी हुई पहले से। ये सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो कहीं किसी डेटा में कवर नहीं हुए, बट ये सारे लाभ हुए। विमेन सेफ्टी इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, कहीं बात भी नहीं होती है, कहीं बात नहीं होती। मैं कहता हूँ महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जो सशक्तिकरण है वो उनकी फाइनेंशियल डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंस है। ये सबसे बड़ा इंडिपेंडेंस है अगर महिलाओं के दृष्टिकोण में देखा जाए तो। और ये जो पैसे वो बचा पाती थी, अपनी जेब में रख पाती थी, ये उनको एम्पावर एक अलग लेवल पे कर रहा था, जहां उस 2,000 रुपए का निर्णय करता वो खुद हुआ करती थी। जो नहीं झेला है उसको, जो अभाव में नहीं रहा, वो नहीं समझता होगा इस भाव को। तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक दूसरा इनिशिएटिव, हाँ, उस पे हमारा सवाल है कि आपको क्या लगता है, इतना अच्छा काम करने के बावजूद, जैसे फ्री बसें, बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर, CCTV, फिर भी पार्टी हार गई, इसकी वजह क्या रही? देखिए, मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात करता हूँ। मैं बताया आपको कि मैं इंक्लूसिव पॉलिसी एंड पॉजिटिव गवर्नेंस के ऊपर लेक्चर्स देता हूँ, उसमें मैं इस बात का जिक्र करता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक से सबसे ज़्यादा फ़ायदा औरतों को हुआ। कैसे? हमारे घर की, मैं आम घरों की बात कर रहा हूँ, मैं जिस तरह के घरों में रहा हूँ ऐसे घरों की बात कर रहा हूँ। वहाँ महिलाएं छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं तो इग्नोर करती हैं। कहीं दर्द हो रहा है, अरे छोड़ो ठीक है, अब चाय के डब्बे में से कौन निकाले, 6 महीने का बचा है वो पैसा और जाए अपना इलाज कराए, छोड़ो यार। ऐसा करके वो अपनी बीमारी को एग्रेवेट कर लेती हैं, और एग्रेवेट करती हैं जब वो बीमारी बढ़ जाती है तो वो इलाज कराने की क्षमता नहीं होती, पैसा बढ़ जाता है, या इलाज होता है तो वो अपर्याप्त होता है या ठीक नहीं होता, लिहाजा महिलाएं फिर पे करती हैं उसके लिए। आखिर मोहल्ला नहीं खुलने की वजह से वो अपने घर का सब काम धाम निपटा के भी तुरंत दोपहरिया में 5-10 मिनट टाइम निकाल के जाके दिखा के दवाई लेके आके अपना चिल्लें, तो वो ठीक हो गई। वो समय पे इलाज मिल गया, दवाई मिल गई, वो ठीक हो गई। और जो कुछ भी वो जीवन में करना चाहती है, चाहे जॉब हो, चाहे परिवार को संभालना हो, वो सब कुछ अब पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पा रही हैं। ये इस तरह की पॉलिसीज इंक्लूसिव पॉलिसी हैं जहाँ पे आपने जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी दोनों को एड्रेस किया, और इतने इंक्लूसिव हुए कि आपने समाज का वो हिस्सा जो इलाज से बहुत दूर था, कभी किसी वजह से तो कभी अपनी चॉइसेस की वजह से, उसको आपने समावेशित कर लिया, अपने साथ जोड़ लिया। और ऐसे बहुत सारे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे सार्थक प्रयास किए जिससे दिल्ली की 70-80% आबादी की ज़िंदगी पहले से बेहतर हुई। रहा साल चुनाव हारने का, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियंत्रित व्यवस्था जीती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नियुक्त चुनाव आयोग है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समयों पर अलग अलग रंग और खेल दिखा रहा है, वो जीता है। मतलब
वीडियो सर फ्लोट कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के बाद उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, गुडीज बांटी जा रही हैं, कपड़े बांटे जा रहे हैं, गोल्ड चेन्स बांटी जा रही हैं, टीवी बांटा जा रहा है, जूता बांटा जा रहा है इसको, और सिर्फ बांटा नहीं जा रहा है, इसको कोई रिपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कान मुंह दहूं आंख कतहूं कछु नहीं वाला हिसाब किताब चल रहा है। तो ये तो आप क्या कर रहे हो फिर? ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से है बताइए आप? मैं खुद एक कार्यकर्ता को खामखा उठा लिया ये बोल के कि इसने बदतमीजी करी है, बाद में वो छूट गया, केस मुकदमा हुआ, एविडेंस आ गया, उसको छुड़ाने के लिए 8 घंटा में अगर थाने में बैठा हूँ तो मैं कैंपेन कहाँ कर रहा हूँ? ऐसे हमारे कैंपेन को डिरेल किया गया, कार्यकर्ताओं को उठा। आज की तारीख में जो गुजरात में हो रहा, वो दिल्ली में इसी चुनाव में दिल्ली के लोगों ने देखा है, किसी को उठा के बंद कर दिया, जबरदस्ती उठा के बंद कर दिया। चुनाव के पहले क्यों बंद कर दिया? शांति भंग की आशंका में बंद। अरे क्या चल रहा है भाई? तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, और ईडी और सीबीआई ये मतलब स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सब स्टार कैंपेनर हैं। वे बिफोर इलेक्शन इज अनाउंस ये सारे काम पे लग जाते हैं। आप देखिए पंजाब में चल रहा है, चुनाव तो अगले साल है ना, अभी लग गई है ईडी सीबीआई। और अच्छी चीज़ों पे बात ही नहीं हो रही है, जैसे एजुकेशन पे या जो भी महिलाओं के लिए आपने कहा उस पर। आपके दिल्ली में जब स्कूलों में काम किया आप लोगों ने तो उसकी बहुत तारीफ़ हुई। इवन बिजली का बिल बहुत कम आने लगा। मैं एक बार आ रही थी दिल्ली से, एक कॉलेज में मेरा लेक्चर था, तो मैं आ रही थी, मुझे कैब नहीं मिल रही थी, मैं एक जगह खड़ी हो गई, बुक कराने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ी रही। तो कुछ लोग ऐसे धीरे धीरे आते आते इकट्ठा वहाँ पे खड़े होते गए। एक छोटा सा स्कूल है, कोई बच्चों का मैं नाम भूल रही हूँ, ये विवेक विहार की बात है। तो वहाँ पे धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे, 2-4 ऑटो वाले भी आ गए, क्या हुआ मैडम, क्या हुआ मैडम, स्कूल वाले भी, कुछ लोग गार्ड वार्ड थे, लोग वो लोग भी खड़े हो गए। तो फिर हम लोग बात करने लगे, हमने कहा कि और आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। तो फिर वो लोग शुरू हो गए। फिर सब ने इतना अच्छे से बताया कि एक जो ऑटो से आए थे उन्होंने कहा कि मैडम पिछले महीने पता नहीं कुछ बहुत मामूली सा पैसा, पता नहीं 60 रुपया कि 30 रुपया कुछ बताया, इतना रुपया मेरा बिल आया है। अरे बाप रे बाप। हाँ, और मतलब बहुत अच्छे से तारीफ करके उन्होंने बताया। इतना काम के बाद भी स्कूल में बहुत सारे स्कूल में जो टीचर हैं दूसरे स्कूलों में, वो लोग कहते हैं कि दिल्ली का स्कूल बहुत बेहतर हो गया है। और एक बहुत ही पढ़े लिखे बहुत सक्षम परिवार के व्यक्ति उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाता तो क्या होता। ये मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ, जब मैं विधायक बना था, सरकार बनी थी 15 में, 2-3 साल तक लोग प्राइवेट स्कूलों में मेरे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए कि लाइन लगी रहती थी। हाँ, और मैंने देखा कि 2018 के बाद वो ट्रेंड चेंज हो गया। आप लोग कह रहे हैं ये वाले सरकारी स्कूल में करवा दीजिए। ये पांडव नगर वाला जो विनोद नगर का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल जो NH-24 से दिखता है, इसमें में करा दीजिए। वो ये लाइन लगी हुई थी भाई कि ये वाले स्कूल में करा दीजिए। ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो सकती है, ये सपने में सोचना दूभर था लोगों के लिए। लेकिन इस सरकार ने जो परिवर्तन, जो बदलाव किए एजुकेशन सिस्टम में, कि अधिकारी वही रहे, टीचर वही रहे, माइंडसेट चेंज हुआ, व्यवस्था बदली और लोगों की आस्था दोबारा रिस्टैब्लिश हुई। मैं आपको बताऊं, मतलब मेरे यहाँ एक स्कूल है मुखर्जी नगर का, हमारी सरकार बनने के 5-7 साल पहले तक वहाँ पे ब्लेड चाकू चला करते थे, बहुत बदनाम स्कूल हुआ करता था वहाँ पे। आज की तारीख में वो स्कूल टोटली इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंट स्कूल है, पूरा सोलर पावर पे चलता है वो स्कूल आज की तारीख में। और स्कूल में 11वीं-12वीं में IIT कानपुर के कोलैबोरेशन से रोबोटिक्स की क्लासेस लगती हैं। वहाँ के बच्चे नेशनल चैंपियन है स्केटिंग के। और ऐसा एक स्कूल का वाक़या नहीं, मतलब बहुत सारे स्कूलों में ऐसे बहुत सारे, एक स्कूल में कयाकिंग की नेशनल टीम की प्लेयर है, तो कहीं कुछ है, तो बहुत बेहतरीन, मतलब अलग लेवल। मैं आपको बताऊँ, कोई मेरे से पूछा कि यार तुम लोग लंबा बताते हो, कुछ प्रिसाइज सोचो, कैसे बताओगे कि तुमने क्या किया एजुकेशन में। तो मैंने कहा कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था देश के प्रतिष्ठित टीवी चैनल पे, 2 बच्चे बैठे हुए थे, दोनों का सिलेक्शन IIT दिल्ली में हुआ था, एक CM का बेटा था, एक दर्जी का बेटा था। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल। अरविंद जी का बेटा, अरविंद केजरीवाल जी हमारे जो CM हैं, उनका बेटा IIT दिल्ली में एडमिशन हुआ, और एक दर्जी का बेटा जो दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल से पढ़ के कोचिंग करके, उसका भी, दर्जी के बच्चे का रैंक ज़्यादा अच्छा था उससे। वाह, ये इक्वलाइजर होता है। बिल्कुल। ये ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ एजुकेशन के दम पे आपने जो प्रिविलेज्ड है और जो प्रिविलेज नहीं है उसके बीच के अंतर को, ये न्याय है। समानता और न्याय में अंतर होता है। हाँ, ये न्याय है, ये जस्टिस है। आप एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से चेंज कर रहे हो कि अमीर गरीब सबको बराबर। बाबा साहब ने यही सपना देखा। बिल्कुल। बाकी तो प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है आप जानते ही हैं कि हर साल एडमिशन होने की फीस अलग से ले लिए जाते हैं।
नहीं, प्राइवेट तमाम स्कूलों को तो अब जैसे फलाना स्कूल भी प्राइवेट लिमिटेड नाम अब ऐड कर देना चाहिए। हाँ। ये सारे जो है ना बनते हैं नॉन प्रॉफिट रजिस्टर करके बनते हैं, जो कानून में व्यवस्था है स्कूलों को खोलने की, लेकिन सब फॉर प्रॉफिट चल रहे हैं, सब दुकानें खोल रखी हैं हाँ, भाई। हाँ, और बिल्कुल आज की व्यापार तारीख की में तरह चल रहा फीस है। तो छोड़िए, स्कूल की ड्रेस, कॉपी, किताब, कुछ। पेंसिल, जूता, चप्पल, सब इतना महंगा महंगा हम्म। कि मतलब, और इस पे कोई बात ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है, कोई सरकार इनके लिए काम ही नहीं करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। इनको हाँ। आम लोगों के इंटरेस्ट से, हम जब सरकार में थे हमारी एक ही कमी थी, हम प्राइवेट बड़े बड़े नामी गिरामी स्कूल में किसी का एडमिशन नहीं करा पाते थे। क्यों? क्योंकि हमने उनको फीस बढ़ाने से रोक रखा था, नाक में नकेल कस रखी थी, इसलिए हमसे नाराज थे वो। लेकिन बात ये थी कि वहाँ पे 25% जो ईडब्ल्यूएस में एडमिशन होना चाहिए कानून के मुताबिक वो होगा, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पहले हमसे लोग आए बोले फलाने मंत्री थे कांग्रेस के टाइम पे तो ये करा, भाई वो करा देते थे। क्यों? क्योंकि उस समय बेतहाशा बिजली का दाम बढ़ रहा है, स्कूल का फीस बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। बिल्कुल। वो चिट्ठी लिख के आपके ऊपर एहसान दिखाते थे। हमारी व्यवस्था में सबके लिए वो सीटें बराबर रूप से उपलब्ध हैं। अब कोई एहसान नहीं ना, है, कोई एक एहसान मानवता नहीं, के नाते कोई हम एहसान कर रहे हैं। नहीं, हाँ, कोई एहसान बिल्कुल मानवता के नाते करें। तो अगला सवाल कि आप तिमारपुर के विधायक रह चुके हैं, तो अपने कार्यकाल में उस क्षेत्र में क्या बदलाव किया, और जब वहाँ गए तो क्या स्थिति थी, और आपके जाने के बाद वहाँ की क्या स्थिति बदली? देखिए, अब जाने के बाद तो जनता जाने, मेरे निकलने के बाद वो है ना, नीरज जी ने कहा था कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, अब हम तो निकल गए, अब जिसको देखना है वो देखे। बट जब तक था मैंने बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में, आई डोंट नो इट्स गुड और बैड, बट मैंने बिल्कुल वैसे नियम से ऑफिस जाना, रहना वहाँ पे, शाम को क्षेत्र में निकल जाना, मिलना लोगों से। इनफैक्ट मैंने ये कोशिश करी कि चाहे मैं कहीं भी रहूँ, ऑफिस में कोई आए तो मेरे पर कोई डिपेंडेंसी ना हो, तो मैंने सब कुछ प्रोसेस ड्रिवन किया हुआ था वहाँ पे। इनफैक्ट मेरा जो एमएलए ऑफिस था वो इंडिया का इकलौता एमएलए ऑफिस था जो आईएसओ सर्टिफाइड था। सब कुछ प्रोसेस ड्रिवन था। वहाँ पे वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स में टास्क डिवाइडेड थे, डिपार्टमेंट्स बैठे हुए थे, लोगों के काम हो रहे थे, ठीक ठाक काम चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। और बहुत सारे लैंडमार्क काम हम लोगों ने वहाँ पे किए। जैसे वहाँ पे एक अनऑथराइज कॉलोनी का पूरा इलाका था, संगम विहार का। जब मैं कैंपेन कर रहा था तो मैं 2 मीटर भी नीचे देखे बगैर चल नहीं सकता था पैदल। मैंने कहा कि यार अगर विधायक बनूंगा सबसे पहले ये ठीक करना है। इतना गड्ढे थे? पूरा संगम विहार की सारी नालियाँ और सारी गलियाँ मैंने बनवा दी, मतलब सारी नालियाँ और सारी गलियाँ। एक भी, अब अनऑथराइज कॉलोनी में क्या होता है कि बनता रहता है, नया प्लॉटिंग हो गया बन गया, अब कुछ नया एक आध कोई गली बन गई हो, और सारी नालियाँ सारी गलियाँ हमने बनवा दी। वजीराबाद का इलाका जहाँ पे, तो जिन इलाकों में डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत थी, हमने उन इलाकों को प्रायोरिटाइज़ किया, वहाँ पे काम पहले किया। और मुझे लगता है कि यही गवर्नेंस का सही तरीका भी है। गवर्नेंस की किताबों में बहुत तरह की परिभाषाएं मिलती हैं, पर मुझे लगता है गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जिसके लिए किस्मत का दिया कम हो या ईश्वर का दिया कम हो, सरकारों को उसके लिए ज़्यादा करना चाहिए। सिंपल सी बात है, गवर्नेंस यही है। आप सबका ख्याल रखो, जिन पॉश कॉलोनीज़ में सड़कें ठीक होनी चाहिए, अगर ठीक हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मेंटेन करवा दो। पर जहाँ सड़कें बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पहले सड़कें बनवाओ, क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोगों का कोई गुनाह नहीं कि वो वहाँ रह रहे हैं, ये आपकी व्यवस्था का दोष है कि वहाँ सड़कें नहीं, आप उसको ठीक कराइए आप। तो इस पर मैंने ध्यान दिया। फिर मैंने वहाँ पे एक वोकेशनल लेकिन वही हाल है ना कि जिनके पास रहता है उन्हीं को लोग देते हैं। हाँ, ये ठीक नहीं है भाई, तो मैं कह रहा हूँ गवर्नेंस को जैसे मैं समझता हूँ, मैंने अपनी उस गवर्नेंस की समझ के हिसाब से काम करना शुरू किया। और वही मैंने बताया कि मैंने सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो मेरी थी वो अनऑथराइज कॉलोनी में लोग अपने मेहमानों को बुलाते नहीं थे शर्म के मारे कि आएगा तो पानी में हेल के जाएगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। बट अब चीज़ें वहाँ पे बेहतर हैं, रियल एस्टेट प्राइसेस इज़ गॉन अप, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इंफ्रा के नाम पे तो ये एक बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा हमने वहाँ पे जो मुखर्जी नगर वर्ग के इलाके हैं सारे पार्क्स का मेंटेनेंस करवाया। सिक्योरिटी कंसर्न एक मेजर था, तो हमने कई 100 सिक्योरिटी गेट्स लगवाए इस इलाके में। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े काम वहाँ पे हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस, एटलीस्ट 150 CR प्लस की लागत से एक नेहरू विहार इलाका है, वहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट हम डेवलप कर रहे थे, जो अनफॉर्चुनेटली सरकार के बदलने के बाद पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो अभी 30-40% 50% लगभग बना हुआ है, 50% बनना है, वो पूरा स्क्रैप हो गया है। बट वो अगर हुआ होता तो बहुत मेजर स्पॉट होता दिल्ली का, लोग वहाँ पे घूमने आते। वहाँ पे हमने छोटी छोटी नहरें, बोटिंग, ओपन थिएटर्स, पार्क्स, जॉगिंग ट्रैक्स, बहुत खूबसूरत लैंडस्केपिंग करा के हमने, सत्येंद्र जैन साहब का वो ब्रेन चाइल्ड था बेसिकली, और उन्हीं के आशीर्वाद से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। बट इट्स गॉन, अब तो ख़त्म हो गया, डब्बे में चला गया वो प्रोजेक्ट।
तो इस तरह के कई सारे, गोपालपुर एक गांव है, वहाँ की लगभग सारी गलियाँ नालियाँ, सारी पानी की पाइपलाइन, परमानेंट कॉलोनी में हमने सीवर सारी चेंज कराई लाइनें, ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क काम उन्होंने वहाँ पे किए। अब जिसको जिम्मेदारी मिली है वो टॉर्च बीरर है, बाकी लेके जाएगा। जी शुक्रिया। तो अगले सवाल थोड़ा पढ़ने लिखने से है कि क्योंकि आप लिखते हैं तो पढ़ते भी बहुत होंगे। गुलजार जी कहते हैं कि 100 कविताएं पढ़ो तो एक कविता लिखो। आपका पसंदीदा लेखक कौन कौन है? अरे दिक्कत ये है कि जो मेरे पसंदीदा लेखक हैं उनके बारे में बताता हूँ तो मेरी आंख भर आती है, ये दिक्कत है। तो विनोद शुक्ल जी मेरे फेवरेट लेखक हैं, विनोद कुमार शुक्ल जी। और मेरी उनसे बातचीत हुई कई बार, और एक आखिरी बातचीत की मैंने रिकॉर्डिंग भी इत्तेफाक से कर ली थी, मैंने रखी हुई, उसको मैं सुनता रहता हूँ और रोता रहता हूँ बैठ के। और उनसे मुझे मिलने जाना था, और मैं बोल रहा था कि मैं आऊँगा, अप्रैल में आऊँगा, आपसे मिलूँगा, मैं आपसे मिलना चाहता। हाँ, और क्या आदमी है, मतलब मैं ज़िंदगी भर लिखूं और उनकी जैसा एक पेज लिख पाऊँ, तो मेरा पढ़ा लिखा होना, मेरा तमीज़ वाला होना, समझ रखने वाला होना, मैं मान लूँगा कि कहीं ठीक एक छोटा सा स्टाम्प लग गया। सहजता में, सरलता में उनके जितना कोई रचनात्मक हो सकता है, मतलब मेरी गिव्स मी गूज़बम्प, मैं परेशान हो जाता हूँ। और भी लोगों को मैंने बहुत प्यार किया, केदारनाथ जी गज़ब लिखते रहे, रघुवर सहाय जी लिखते रहे, शिवशंकर सक्सेना जी लिखते रहे। मैंने गद्य पढ़े तो शीला शुक्ल को पढ़ा, परसाई को पढ़ा, सबको पढ़ा। बट ये जो इन्होंने किया अपनी लेखनी के साथ, और मुझे पता नहीं कि मैंने उनकी किताबें पढ़ने के बाद नौकर की कमीज़, या ये आपकी जो उनकी सबसे पॉपुलर किताब है दीवार में खिड़की रहती है, वो सब पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सही कहा था कि सरल होना बड़ा कठिन है, और उस कठिन को उन्होंने सरल कर दिया। मैं तो लिखा भी कि बहुत देर बाद उन तक साहित्य का आदमी पहुंच पाया। और उनको जब मिला ये पुरस्कार, तो पुरस्कार धन्य हुआ, व्यक्ति धन्य नहीं हुआ। वो आप भूल जाओ, आप गजब के आदमी। और भी लेखक हैं, मैं अंग्रेज़ी भी पढ़ता हूँ और बाकी भाषाओं के अनुवाद भी पढ़ता हूँ। और रिसेंटली मैंने 2-3 किताबें पढ़ी जिन्होंने बहुत अंदर से टच किया। मैंने द वेजिटेरियन पढ़ी, थोड़ी सी अधूरी अभी बाकी है, कुछ पेजेस पढ़ना उसके। मैंने एक किताब पढ़ी जिसने बहुत मोटिवेट किया, बहुत ट्यूसडे विद मौरी करके एक किताब है, और संस्मरण पर आधारित ये किताब है, जिसमें एक स्टूडेंट और प्रोफेसर उसका, उनके बीच जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उसने किताब में लिख दिया है। अमेजिंग बेस्टसेलर किताब रही। बट इस किताब ये लाइफ गाइड है, मतलब सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। इट्स रिटन इन अ वे दैट यू विल फील लाइक ये फिक्शन है। बट ट्यूसडे विद मौरी एक लाल रंग की ऐसी जादुई किताब है कि जो आपको आपकी ज़िंदगी में एक बार नहीं सैकड़ों बार गाइडिंग लाइट या स्टार टाइप से महसूस करवाएगी किताब। ऐसी किताब है। तो ये सब हैं जो मैं पढ़ता रहा हूँ। और गुलजार साहब ने तो जो लिखा है वो कहा ही है, 100 किताबें पढ़ो तो एक 100 किताबें पढ़ो तो एक किताब लिखो। जी जी। मैं लोगों को भी बहुत पढ़ता हूँ, ये आदतन है। बचपन से हमारे यहाँ गांव में जमनिया का रहने वाला हूँ मैं, तो वहाँ पे गंगा किनारे हम लोग का घर है। तो मेरी तमाम बेसिर पर की आदतों में एक आदत ये कि मैं चुपचाप बिना काम जाके बैठ के और ऐसे टकटकी लगाए 5 मिनट इस आदमी को देख रहा हूँ, 5 मिनट इस आदमी को देख रहा हूँ, बेसिर पर। इस बात का उस समय कोई तर्क नहीं था, कोई लॉजिक नहीं, मैं क्यों करता हूँ। घर वाले चिढ़ते थे कि क्यों करता है ये। फिर वहाँ गाँव में पीपे का पुल बन गया नदी पार करने के लिए, जमनिया घाट से उस तरफ कटरिया की तरफ जाने के लिए। तो पीपे के पुल पे बैठ के वही बस लोगों को देखते रहता था। और मैं आई थिंक ये मैंने कहीं कहा नहीं है अभी तक, मैं पहली बार कह रहा हूँ। और मैं देखते देखते और गेस करता था कि आदमी क्या सोच रहा है। ये मेरा बहुत फेवरेट काम हुआ करता था, जो मैं 2-4-5 घंटे आराम से बिना किसी चिंता के कर सकता हूँ कि ये आदमी परेशान है, ये इसलिए जा रहा है, ये ऐसे करता। ये इससे लिखने में भी सहयोग मिलता है। हाँ, इससे लिखने में भी सहयोग अब ये इतना शार्प हो गया इसके मेरा कि मैं अभी भी यही करता हूँ। मैं 10,000 लोगों की भीड़ में अगर 4-5 घंटे बैठा हूँ तो 10,000 को नहीं देखूंगा, पर 5-7-10 लोग पकड़ लूंगा, उनको देखता रहूँगा मैं। इससे लिखने में सहयोग मिलता है। मुझे लगता है कि लेखक और क्या होता है, लेखक वही है ना जो बियॉन्ड ऑब्वियस जाता है। हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये दीवार हमें दिख रही है, इस दीवार के पीछे तो देख पा रहा हो,
इस दीवार के पीछे डॉक्टर साहब का मकान है। अब डॉक्टर साहब अगर दोपहर का टाइम है तो आराम कर रहे होंगे, तो चाय पियेंगे उठ के, तो अब फिर वो क्लिनिक पे जाएंगे। हाँ फिर क्लिनिक पे। अब ये नहीं दिख रहा है पर मैं कह पा रहा हूँ इस वक्त बैठ, बियॉन्ड ऑब्वियस जो जा पाता है, जो स्पष्ट है, उसके आगे की यात्रा जो कर पाए वो लेखक है, वरना दिख तो सबको ही रहा है, ज्ञान सबके पास है, बांटने की क्षमता सबके पास है। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही है। किसी शादी में गया हुआ था मैं, तो अमूमन मुझे लगता नहीं कि मैं वेल ड्रेस्ड हूँ, पर उस दिन मुझे पता नहीं क्यों ये लगा, किसी ने कह दिया होगा तो मैं गफलर में आ गया हूँगा। तो मैं देखूँ कि ये कैमरा मैन है, मेरे आसपास पुरुष मित्र भी थे, महिला मित्र भी थी, उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो ज़्यादा थी महिला मित्रों को कैप्चर करने में, उनको खींचे जा रहा है फोटो। तो मैं बोला कि अरे भैया एक आध हमारी भी, अरे हाय आपकी भी क्लिक किए हैं, हम किए हैं क्लिक, ऐसी बात नहीं है, मैं दिखाओ। तो दिखाया तो एक फ़ोटो में मैं 60% हूँ, एक फ़ोटो में बहुत प्रयास किया तो 80% दिख रहा हूँ मैं, एक फ़ोटो में खाली ये गायब है। तो मैंने कहा ऐसे अपंग अपाहिज दिखा रहे हो यार, कम से कम ऐसा कोई फोटो, अरे आप चिंता मत करिए, मीन में मत निकालिए, मैं अच्छा फोटोग्राफर हूँ, 20 साल से यही काम करो, सिखाइए मत हमको कैसे फ़ोटो खींचना है। तो मैंने कहा ठीक है यार, और भाई साहब उसने मेरी फ़ोटोएँ खींची और वो फ़ोटोएँ उसने मुझे भेजी, और फ़ोटोएँ भेजी, और कैसी फ़ोटो थी बोले, अब बोला कि इसमें किसी में भी आप कटे नहीं हैं। मैंने कि अब काट ही देते ज़्यादा अच्छा था, कहीं मुंह का में पनीर कहीं अंदर जा रहा है मुंह में, तो कहीं पानी पी रहा हूँ ऊपर, तो कहीं ऐसे चबा रहा हूँ, तो कहीं कुछ लग गया है, तो इतना ख़राब। तब मैंने कसम खा लिया कि अगर खाना खा रहा हूँ तो फ़ोटो तो नहीं खिंचवाऊँगा। और राज कपूर ने कसम खाई थी ना, तीसरी कसम, और दूसरी कसम मैंने ये खाई कि हजाम और कैमरामैन जो बोले भाई साहब चुपचाप कर लो, इसमें कोई टेंशन अपना दिमाग कोई मत डिबेट लगाओ, नहीं करनी, इसमें डिबेट नहीं करना। तो इसलिए मैंने पूछ लिया कि पानी पी लूँ, कहीं से कुछ कनेक्शन आया, तो उसका प्रीमियर होना था साकेत में, नहीं डायरेक्टर स्पेशल करके, डायरेक्टर्स कट करके, जहाँ पे प्रीमियर होते हैं बड़ी बड़ी फिल्मों के। हाँ। तो हम लोग भी इनवाइटेड थे, हम्म। तो उसमें ऋचा चड्ढा भी थी, हाँ, विकी एक बार कौशल हम भी लोग आए हुए थे, कोई कौन सी विकी थी? कौशल भी आई थी, गुनीत मोंगा जी जो हैं वो भी आई हुई थी, सब बैठे थे। तो फिल्म देखे इसके बाद मुझे तो लगा कि यार क्या फिल्म बनाई। नीरज घेवन जी, उसी से मैं नीरज घेवन से मेरी दोस्ती भी हुई थी, दुआ सलाम हुआ, फिर हम लोग ट्विटर पे टच में, नीरज घेवन का फिर ट्विटर हैंडल चेंज हुआ या हैक हो गया, फिर अब टच में नहीं है, पर ट्विटर पे दुआ सलाम हुई है मेरी नीरज घेवन से। मैं एकदम मंत्रमुग्ध, एक तो हमारा बनारस, और ऊपर से जो तरीका कहानी कहने का, वो गजब का तरीका था उस फिल्म का। अब बाहर सब लोग निकल के बैठे हैं, और मैं और संजय भाई हैं, और शायद राघव था कि आशुतोष भाई हमारे साथ थे, और पीछे बार है, और ये गिलास पे मुझे याद आया, ये गिलास पानी पीने का गिलास तो है नहीं, इसका उद्देश्य कुछ और है, गिलास के प्रकार से मुझे आकलन कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे गिलास था वाइन वाला, और उसी में हमको प्यास लगी तो हमें पानी सर्व कर दिया गया, और उसके 6 महीने बाद मैं देख रहा हूँ कि वो सब फोटोशॉप हो चुका भाई साहब, सब में वाइन भरी हुई है, और वो फोटोएं सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जनता के पैसे पे ऐश करते ये बेशरम लोग, इनको शर्म आनी चाहिए कि पब्लिक में बैठ के लोग दारू पी रहे हैं और ये कर रहे हैं। उनका कहाँ से निकलें, कैसे जाएं, कहाँ बचें, हम समझ में नहीं आ रहा है। तो ये गिलास से याद आया भाई मेरे को। ये नहीं एडिट होगा। हाँ नहीं ठीक है नहीं मैं खाली बता रहा था, इतना कैजुअल मैंने भी कहीं बात की नहीं है, पहली बार ही कर रहा हूँ मैं। दरअसल हम लोग शुरुआत ही ऐसे ही की थी एकदम, जब हम 9 साल से काम कर रहे हैं, तो यही किया था कि बहुत कैजुअल बातचीत करते थे। और आप आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, आप इतनी जब बात हो गई तो, कि हमारे ख्याल से 3 या 4 वीडियो हमारा हुआ था शुरू में, 2016 की बात है। तो कुछ दोस्तों के मैसेज आने शुरू हुए कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इस तरह से। लेकिन 3-4 दोस्तों के उसमें 2 पुरुष थे और 3 लड़कियां महिलाएं थी। उन लोगों ने बहुत सुंदर मैसेज किया, लेकिन मतलब वो हमें उस समय सूट नहीं किया कि तुमको थोड़ा सा सज धज के बैठना चाहिए हाँ, थोड़ा साड़ी पहन के, थोड़ा लिपस्टिक लगा के, इस तरह करके। अब अभी तो थोड़ा फिर भी हम थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, काजल लगाने की आदत पड़ गई है, मेरी एक दोस्त ने सिखाया तो मैं काजल लगाने लगी हूँ। अदरवाइज़ जो शुरुआत के आप हमारे वीडियो देखेंगे तो कुछ नहीं, बस जो भी है, स्कर्ट पहने तो स्कर्ट, घर में जो पहन के हम लोग बातचीत कर रहे हैं रेगुलर के कपड़े, उसी में शुरू हो जाते थे बातचीत करना। तो कुछ लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते थे। हाँ, उस रौनक की तारीफ करते। हाँ, उसमें जो अनगढ़पन है, जो कच्चापन है, उसकी वो बिल्कुल काबिले तारीफ है वो। हाँ, तो उस तरह से। लेकिन अब हम चूँकि स्टूडियो में करने लगे हैं तो थोड़ा सा नहीं, पर अंदाज तो वही है। हाँ, तो ठीक है, बातचीत करने का अंदाज वही है कि थोड़ा सा बस काजल लग जाता है, बाकी अंदाज वही। मैंने तो जर्नलिज्म पढ़ा नहीं है, बट अब तो लोग पता ही नहीं है कि पॉडकास्ट क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है। हाँ। और इंटरव्यू को ही पॉडकास्ट बता के और बेच रहे हैं, मैं चल रहा है इंटरव्यू को पॉडकास्ट बता रहे हैं। हाँ, चल रहा है, क्या बताएं। बिल्कुल।
तो अगला सवाल आपसे है कि नेहरू जी ने किताबें लिखी, अटल जी ने कविताएं लिखते थे, और अभी के दौर में राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता। आज के राजनेता क्या सिर्फ अपना भाषण पढ़ते हैं? इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि जैसे मैं राजनीति को देखता हूँ, राजनीति का अपना गुणधर्म है, अपना स्वभाव है, अपना मिजाज है। ये उसका दोष नहीं है, और मैं इसलिए दोष नहीं है कह रहा हूँ कि आप राजनीति में स्वेच्छा से जा रहे हैं। जिस गली में आप कदम रख रहे हैं उस गली में सड़क कैसी है आपको पता होना चाहिए, तब आप उस गली में जाएं, वरना ना जाएं। अब सांप के बिल में हाथ डालें और बिच्छू काटे का मंत्र ना पता हो तो ना डालें आप हाथ। जो बेसिक नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स जो है ना, आदमी को अंदर से ड्राई करती है, ये मेरा मानना है, सुखाती है। मतलब अगर मानवीय मूल्यों की कोई अगर आप सूची बनाएं तो राजनीति उनमें से कोई मूल्य जोड़ती नहीं है व्यक्ति में, एक आध को खाली भले कर देती है अगर आप सेंसिटिव इनफ नहीं हैं तो। और मैं जो आपका प्रश्न है उसको मैं अपने संदर्भ में समझने या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। और मुझे लगता है कि मेरे साथ भी ये हुआ। मैं बहुत कोमल मन का आदमी हूँ, मतलब ऐसा आदमी हूँ कि फिल्में देखता हूँ, सीरीज़ देखता हूँ, और मैं इमर्स हो जाता हूँ सीन में। और वहाँ मतलब मेरे घर के लोग हंसते हैं, वहाँ पे कोई रो रहा है तो मैं रोने लगता हूँ, कोई हंस रहा है तो मैं हंसने लगता हूँ, और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। और कहीं सोचता हूँ कि ये आदमी को ऐसा होना चाहिए, मैं कितना फ्रेजाइल हूँ इमोशनली। फिर कुछ लोग हिम्मत देते हैं, नहीं फ्रेजाइलिटी, इसको ऐसे मत देखो तुम। जबकि ऐसा देखा जाता है कि भाई आप मर्द हैं, पुरुष हैं, तो आप रो नहीं सकते किसी से। नहीं, उसमें भी मतलब मेरे साथ की जो बैठी हुई स्त्री है शायद वो ना, मैं देख के इमोशनल सेंटी हूँ मैं एकदम, क्या ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, और मैं परेशान रहता हूँ। बट मैं इसको लूज नहीं करना चाहता, पता नहीं क्यों लगता है कि यही तो मैं हूँ, और मैं इसको ना बदलना चाहता हूँ, ना इसको मैं लूज़ करना चाहता हूँ। और पॉलिटिक्स इसे नोइंगली अननोइंगली आपसे अलग करने की कोशिश करती है, आपसे छीनने की कोशिश करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचो ना, एक नेता है, सांसद है, उसके इलाके में कई लाख लोग रहते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, किसी का देहांत हो गया, वो किसी का बहुत करीब का आदमी है, अब जाओगे उसके यहाँ, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करोगे। अब एक ही दिन में 5 जगह आपको जाना है जहाँ पे किसी न किसी का देहांत हो गया। आप पांचों से जुड़े हुए नहीं हो व्यक्तिगत रूप से, पर हर जगह जाके आपको परंपरा है, रिचुअल है, आपको माइक पकड़ा दीजिएगा, आपको बोलना है। क्या बोलोगे आप भाई? सबको जानते हो, सबके बारे में स्टडी करके जा रहे हो आप। नो वन, कोई ऐसे सोचता नहीं है कि जो आदमी बोल रहा है, जो दिवंगत पुण्यात्मा है, इसके बारे में क्या ही जानता है कि जो बोल रहा है। बट शोक संवेदनाएं व्यक्त करनी है, वो आदमी करता है, वो उसकी राजनीतिक सामाजिक बाध्यता वो कर रहा है, आवश्यकता बाध्यता जो कहिए आप, या सामाजिक रीति है उसका हिस्सा बन के वो करता है। बट धीरे धीरे जो वो बोल रहा होता है, वो शब्द जो है ना, वो धीरे धीरे खोखले ही होते हैं उसके लिए, अब वो अपना मतलब खो देते हैं। Those were just words for him। अब उसके लिए उसका मायने, उसके पीछे का इमोशन, इट्स ऑल गॉन, खत्म है वो। तो अब आप क्या देखो, धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा करके पत्थर ही तो बना रही है, निष्ठुर तो बना रही है, संगदिल ही तो बना रही है राजनीति। आपको बचना कैसे है? रचनात्मक रह के बच सकते हो आप, इसको क्रिएटिव रह के बच सकते हो, संवेदनशील रह के बच सकते हो। इसके नुकसान हैं, 10 लोग आएंगे अपना काम लेके, 8 लोगों का काम कर पाओगे, 2 लोगों का नहीं होगा। तो अगर आप संवेदनशील हो तो उन 2 लोगों के लिए दुख होगा, तकलीफ होगी, बहुत पर्सनल पेन होगा, वो आपको परेशान करेगा, स्ट्रेस में हो सकते हो। बट गलत तो नहीं करोगे ना, आदमी तो बने रहोगे ना, नेता बन के नहीं सोओगे ना आप। और मेरी कुल कोशिश यही रहती है कि मैं सियासत में हो के भी अपने अंदर की संवेदनशीलता को, छोटे से बच्चे को, संवेदनशील आदमी को, या मेरे अंदर की थोड़ी जो एक हिस्सा औरत भी है मेरे अंदर, उस औरत को बचाए। ये सबको बचा के रखना बड़ा ज़रूरी है। ये बचा रहेगा तो मैं एज अ होल, दिलीप पांडे जिसे दुनिया जानती है, वो बचा रहेगा। अब वो नेता हो तो भी अच्छा नेता होगा, लेखक होगा तो भी शायद बेहतर लेखक होगा, या कुछ भी कर रहा होगा, चाय बेच रहा होगा, ढोलक बजा रहा होगा तो थोड़ा बेहतर होगा। और लिखना पढ़ना भी उन संभावनाओं को प्रबल करता है जिसका नितांत अभाव आपको देखने को मिलेगा सियासत में, खास तौर पे। दुर्भाग्य है, पर ये सत्य भी। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही कि आपके भीतर थोड़ी स्त्री भी है, ये रेयर ही सुनने को। मैंने लिखा है एक शेर कि, गर तुम चाहो इस दुनिया में बाकी रहे मोहब्बत, गर तुम चाहो इस दुनिया में बाकी रहे मोहब्बत, तो तुम में थोड़ा मर्द बचा लो, मुझ में थोड़ी औरत। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर।
तो कहते हैं राजनीति में बहुत गंदगी है, अगर गंदगी है तो राजनीति में आने की इतनी होड़ क्यों रहती है कि मैं इस पार्टी में चला जाऊंगा, उस पार्टी में चला जाऊंगा? बाई एंड लार्ज जो इंडियन सोसाइटी है और दुनिया की भी बात करें तो ये जो पूरा जीवन जीने का दर्शन है वो दो बातों पे आधारित होकर आगे बढ़ता है, भय और प्रलोभन। जैसे अगर हम बिलीफ सिस्टम की बात करें तो कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई मटेरियलिस्टिक है, कोई ह्यूमन सेंट्रिक है, तरह तरह के लोग हैं। जो आस्तिक है उसके लिए अच्छा काम करेंगे तो पुण्य होगा, बुरा काम करेंगे तो, अब देखो ये पुण्य है, ये पाप है, ये भय है, एक भय है और एक प्रलोभन है, मोक्ष की अवधारणा है, अगले जन्म का कॉन्सेप्ट है, तमाम चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं या तो भय गाइड कर रहा है या प्रलोभन गाइड कर रहा है। पॉलिटिक्स में भी यही हो रहा है। कुछ लोगों को सर्वाइव न कर पाने का भय है, तो कुछ लोगों को मटेरियलिस्टिकली स्पीकिंग कुछ हासिल करने का प्रलोभन है और यही उनको गाइड करता है। प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों के बीच जो शुद्ध भाव है राजनीति के पीछे का, सेवा का, दैट्स बीन गॉन, वो खत्म है। मैं कहता हूँ, एक्टिविस्ट लोग भी मिलते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और तमाम तरह के लोग हैं, मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स से बेहतरीन कोई एक्टिविज्म नहीं है, बशर्ते कि ये प्योर हो, बिल्कुल शुद्ध अगर है तो इससे बड़ा कोई एक्टिविज्म है नहीं। करके देखो आप, और आप थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट और थोड़ी सी प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर लो तो इससे प्रॉफिटेबल कोई धंधा नहीं है भाई। दुकान खोल के बैठे हैं लोग, ऐसे लोग हैं कि ये पार्टी की सरकार है तो इसमें है, इस पार्टी की सरकार है तो उसमें, और वो पता नहीं क्यों चुने भी जाते हैं, पता नहीं क्यों वो कुछ बन भी जाते हैं, दोबारा चेहरा दिखाते हैं उन्हीं लोगों के बीच में जिनके बीच में पिछले चुनाव में किसी और विचारधारा के साथ गए थे, इस चुनाव में किसी और विचारधारा के साथ जा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ये मतलब वही है कि वो उन्हें कहीं भी इस बात की हिचक नहीं है कि जो पिछले समय हमने जो कहा बोला उसका भी बाद में तो वजह वही है ना। हाँ। आप जो स्वाभिमान है, जो आत्मसम्मान है, जो आपका एक सैद्धांतिक रीढ़ है, उसको आप हटा दीजिए, फिर तो पॉलिटिक्स में आपको मौजा ही मौजा है, कोई टेंशन ही नहीं है ना। वो तो बड़ा अच्छा एक वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि दुनिया में उसी को जीने का हक है। मैं वर्ड्स आगे पीछे कर रहा हूँ कि इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। देखो हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है। हाँ, लगता है कि इधर का उधर का हो गया। हाँ, बिल्कुल आपने सही निशाना लगाया है। तो अभी जो माहौल है, आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या दिख रही है? करंट पॉलिटिकल रेजीम ने इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर किए हैं और इंडियन सोशल और कल्चरल सिस्टम के ऊपर किए हैं, उन डैमेजेस को रिवर्स कैसे करें, ये 10 साल बाद इस देश की सबसे बड़ी चुनौती होगी। या यूँ कहें कि दुनिया के जिस हिस्से में वहाँ की रेजिम ने इस तरह के डैमेजेस किए हैं, उनको रिवर्स कैसे कर पाएँ। आदमी रहेगा, धरती रहेगी, आबो हवा सब रहेगी, बट ये जो हमारे जो देश का जो डेमोक्रेटिक सोल है, इसको जो चोट पहुँची, जो घाव लगा, वो कैसे रिवर्स होगा, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। 10 साल बाद हम स्टेज पे होंगे कि अब इसको रिवर्स करना है और कैसे करें, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। एंड आई थिंक अभी जो प्रबुद्ध प्रज्ञ लोग हैं इसके आंसर्स ढूंढ लें तो उस समय टाइम पे स्टार्ट कर पाएंगे। दिस इज व्हाट आई थिंक। मतलब उस समय जो बच्चे युवा होंगे उनके लिए कुछ ज़्यादा ही मुश्किलें होंगी, है ना। ठीक है, सोशल मीडिया ने लोकतंत्र को मजबूत तो किया है पर जनता की आवाज़ दबाई भी जाती है। आप तो देखते ही होंगे कि एल्गोरिदम का हमेशा मसला बना रहता है जी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं बड़ा हिमायती रहा हूँ सोशल मीडिया जैसे डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स का टिल फ्यू इयर्स बैक। इंटरनेट का तो मैं वैसे भी हिमायती हूँ और इंटरनेट में भी हैं बहुत सारी चीज़ें जो आज़ाद आवाज़ों के तौर पे देखी जाती रही हैं। बट दिक्कत ये हुई कि अभी कल की बात है, गुजरात में आम आदमी पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करवा दिया, करोड़ों की रीच थी। फेसबुक अकाउंट बंद करवा दिया, 3-4 वॉलंटियर्स के अकाउंट बंद करा दिए। और ये तो अभी रिसेंट, आपने पूछा मुझे याद आ गया, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, कुछ इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स थे जो जर्नलिज्म करते थे और ठीक ठाक अच्छी जर्नलिज्म, वो बंद करा दिए गए। बिल्कुल। तो ये इससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जो रजीम है वो अप्रिय बातें नहीं सुनना चाहता और वो डरता है। ये तो क्लैरिटी है। लेकिन जो लोग बिल्कुल नेगेटिव पेंट कर देते हैं
डिजिटल रिवॉल्यूशन को, वो भी ठीक नहीं है। अब चाकू है, सब्जी भी काटो, गला भी काटो, कैसा इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर। आम आदमी पार्टी जब नहीं थी, जब हमारा आंदोलन था, we were the first one to make use of social media platforms to actually do mass mobilization on ground। हमने ज़मीन पे इस इंटरनेट की दुनिया से कुछ लिखा हमने, और उसका असर, इम्पैक्ट ज़मीन पे होते हुए देखा है। हमने उस आउटकम को मेजर किया है। हमारे पास नंबर्स थे कि भाई हमने एक पोस्ट की, इतने हज़ार लोगों तक पहुंची है, उसमें से इतने % लोग एक्चुअली हमारी उस वाली मीटिंग में आए हैं। एक्चुअल इम्पैक्ट हमने क्रिएट करके देखा है। ये ताकत है सोशल मीडिया की। और मेन स्ट्रीम मीडिया की जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई गुंजाइश दिख रही है जहां आप कुछ कह सकते हो, तो यही बची हुई है। कुछ कह लो, सुन लो, बता लो लोगों को। 100% अभी नहीं हो पाया है, बट द काइंड ऑफ प्रेशर दिस प्लेटफॉर्म हैज, आई एम अफ्रेड कि इवेंचुअली ये प्लेटफॉर्म शायद ब्रेक डाउन ना कर जाए, क्रम्बल डाउन ना कर जाए। ये मेरा डर है, भय है। बट कुछ लोग लगे हुए हैं, अच्छे भले लोग, नेक लोग हैं, जो इंटरनेट की फ्रीडम को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की फ्रीडम को किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लीगल रूट्स भी अख्तियार कर रहे हैं। ओवरऑल जो कॉन्शियसनेस है और अवेयरनेस है, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा, प्राइवेसी, इन सब के ऊपर बात कर रहे हैं। इट विल टेक टाइम फॉर पीपल ऑफ इंडिया टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यहाँ तो सुबह खा लिया, शाम को क्या खाएंगे, इसमें इस देश की आधे से अधिक आबादी परेशान रहती है। और इस देश में जो करंट रजीम है, वो इस बात पे छाती ठोकती है कि 80 करोड़ लोगों के हाथ में थाली पकड़ा के 5 किलो राशन दे रहे हैं, जबकि ये शर्म की बात होनी, सामूहिक शर्म की बात होनी चाहिए। तो इस देश की प्रायोरिटीज अलग हैं, एंड आई रियली होप कि आने वाले दिनों में जिस तरह का रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी में आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आ रहा है, और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के ज़रिए आ रहा है, इंडिया इसके साथ अपनी स्पीड मैच तो कर लेगा। बट क्या इंडिया इस रफ्तार में इतनी तेज़ी से आगे निकल जाएगा कि जो इंडियन वैल्यूज़ हैं उनको भूल जाएगा, उनको पीछे छोड़ देगा? जो कल्चरल ट्रेजर है, कहीं उसकी थाती कहीं पीछे तो नहीं छूट जाएगी? जो सो कॉल्ड हमारा अनगढ़पन है, कच्चापन है, आवारापन है, वो कहीं इस रफ्तार में पीछे तो नहीं छूट जाएगा? क्योंकि कितना भी तेज़ भागे कोई, ठहराव चाहिए। अब सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, बर्गर चाहिए, इंटरनेट चाहिए। 5G से 6G की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि अब आज के इस फास्ट फूड वाले, फास्ट इंटरनेट वाले दौर में लोग तड़प रहे हैं कि कहीं हिमाचल में कोई छोटी सी झोपड़ी मिल जाए जहाँ पे 10 दिन में जाके रहूं सुकून से, जहाँ कोई इंटरनेट कवरेज ना हो। ये तड़प है ना, ये बन रही है ना, जिस बात का प्रतीक है कि आपको लौट के तो रूट्स की तरफ, बेसिक की तरफ आना पड़ेगा। सो लेट्स होप गुड सेंस विल प्रिवेल एंड चीज़ें बेहतर होंगी। बिल्कुल। एक थोड़ा मौजूद सवाल है कि अगर आप दिल्ली के सीएम बन जाएं तो सबसे पहले क्या बदलेंगे? सबसे पहला काम, वैसे तो मैं कुछ भी बनना नहीं चाहता सिवाय एक बेहतर आदमी के। ये मेरी निजी ख्वाहिश है, और दिस इज़ समथिंग दैट आई पास ऑन टू माय किड्स ऑल्सो। उनको भी मैं बोलता हूँ, बच्चों को भी। और बच्चों को भी बहुत क्लैरिटी है कि बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनना, अच्छा आदमी बनना है, बेहतर आदमी बनना है। और बेहतर आदमी बनना एक ऐसा प्रोसेस है कि रोज़ चलता रहता है। कब्र में पैर लटक जाए तब भी चलता रहेगा, कल से आज बेहतर होना है, खत्म काम है। तो उसके अलावा, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मैं हूँ, सबसे पहला काम, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे भाई। बहुत सत्यानाश हो रखा है इस फ्रैगमेंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है दिल्ली का, जहाँ पे एक नहीं 3-3, 4-4 सरकारें, एमसीडी की अलग सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग सरकार, दिल्ली की चुनी हुई अलग सरकार, एनडीएमसी की अलग सरकार, सत्यानाश फेर रखा है। इस लेयर्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम ने दिल्ली का जितना नुकसान किया उतना किसी ने किया। सो द फर्स्ट थिंग दैट, अगर मैं सीएम बन जाऊंगा, उससे बनने से नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसको करने में। तो अगर कुछ ऐसा हो कि सारे ग्रह नक्षत्र एक लाइन में अलाइन हो और एकदम से सारे अधिकार मिल जाए, मिल जाए, तो ऐसा हो जाए कि भाई दिल्ली सबसे पहले तो पूर्ण राज्य बन जाए। That's the foremost thing. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या भारतीय राजनीति में संवेदनशीलता कम होती जा रही है और भाषा का क्षरण हो रहा है? बहुत ज़्यादा, अनफॉर्चुनेटली। मतलब विरोध एक बात है, बट विरोध की भाषा देखिए आप। मैं अभी रिसेंट आसाम के चुनाव प्रचार की कुछ वीडियोस देख रहा था मैं, और वहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के मुँह से जैसी बातें मैंने सुनी, मैं ऑनेस्टली अपने दोस्तों के बीच में भी वैसे बात नहीं करता हूँ। और इट्स न्यूएस्ट एंड लोएस्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, कोई भी उसको नेम कॉल नहीं कर रहा है।
आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब हेमंत बिश्व शर्मा ने जैसी जैसी भाषा का प्रयोग किया, जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, दैट्स प्रॉब्ली द लोएस्ट। मेरी जानकारी में तो उससे आई डोंट नो, गूगल कर कहीं कुछ मिल जाए तो पता नहीं, बट उससे घटिया, उससे गंदा तो मैंने भी सुना नहीं है। और ये भाषा का तो लोहा है ही, पॉलिटिकल जो हार्मनी है वो भी मिसिंग है। मतलब अब ऐसा हो गया है कि दो लोग हैं, मैं अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लाइट लेके खड़ा हूँ और एक और आदमी है, मैं मिस्टर ए हूँ, मैं मिस्टर बी है, वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की एलईडी लाइट लेके खड़े हैं। आइडियल सिचुएशन तो ये है ना कि भाई हमें अपनी लाइट अगर बेचनी है तो हमें क्या करना है, अपनी लाइट जला देनी है, जिसकी रोशनी ज़्यादा होगी सामने वाला देखेगा और वो ख़रीद लेगा। बट अब एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया है 2014 के बाद से कि मिस्टर बी कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी दुकान में तोड़ दूंगा, तुम्हारी लाइट भी तोड़ दूंगा, तुम्हारी लाइट नहीं चलेगी। ये कैसी सियासत कर रहे हैं? मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैंने तो ये कहानियाँ सुनी पढ़ी हुई है कि वहाँ राजनारायण जी जब चुनाव लड़ रहे थे कमलापति त्रिपाठी जी के खिलाफ, तो बोले कि पंडित यार अपनी जीप दो, तुम्हारे खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाना है। और पंडित जी ने जीप दी उनको, और उनकी जीप पे बैठ के उन्हीं खिलाफ गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। क्या बात है। ये कहानियां हमने सुनी। ये राजनीतिक शुचिता का दौर था। दुश्मनी हो पर इतनी गुंजाइश रहे कि कभी दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो, हाँ, मिल जाए तो मुंह ना फेरना पड़े। न्यूनतम संवाद की गुंजाइश तो बनी रहनी चाहिए ना, वो खत्म है। क्यों? क्योंकि आपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को पर्सनल एनोमिसिटी में कन्वर्ट कर दिया है। व्यक्तिगत राजनीतिक दुश्मनी के तौर पे आप उसको देखने लगे हैं, जहां सामने वाले को आप बर्बाद कर देना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपकी राजनीतिक मान्यताओं से इत्तेफाक नहीं रखता और आप ही एग्जिस्ट करेंगे, इस तरह की धारणा को आप स्थापित करना चाहते हैं। तो बाय एंड लार्ज इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन डेमोक्रेसी के लोग ऐसी धारणाओं में विश्वास नहीं रखते। इसलिए ये मैं 100% डिसअपॉइंट नहीं होता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ये बदलेगा कभी न कभी तो। बट आपने जैसे पूछा था 10 साल बाद क्या देखते हैं आप, 10 बात का जब ये बदले तो जो डैमेज हुआ वो कैसे ठीक करेंगे और कितनी जल्दी ठीक करेंगे। बिल्कुल। राजनीति में रहते हुए लिखना कितना हो पाता है? तो फुटकर तो मैं लिखता रहता हूँ, कविताएं, गज़लें और अतुकांत कविताएं, कुछ फुटकर शेर जहन में आ जाते हैं, तो ये मैं गाहे बगाहे लिखता रहता हूँ, जब भी मौका मिलता है लिखता रहता हूँ। और हम जो नॉवेल लिखते हैं तो उसको लिखने का अपना एक डिसिप्लिन है। उस मोड में जब हम जाते हैं तो एकदम रूटीन फॉलो होता है और रोज़ 1 से 2 घंटे हमको लिखने के लिए देना है। और एक हमारा, चूँकि हम 3 दोस्त हैं, पहले तो 2 दोस्त लिखते थे, अब 3 दोस्त हैं, हम सवाल करेंगे, तो वो लिखने का समय जो है मैनेज करता हूँ मैं। और मुझे लगता है कि ये वक्त ऐसा उपहार है, समय कुदरत का, ईश्वर का दिया हुआ, कि सबको बराबर मिला है। गेम खाली इसके प्रबंधन का है कि अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। हाँ, और कैसे करते हैं इसका जवाब ये है कि कौन सी चीज़ आपको कितना ड्राइव करती है। हाँ, इफ यू आर ड्रिवन एनफ फॉर समथिंग, आप टाइम निकाल लोगे, हो जाएगा, निकल जाएगा टाइम। ड्रिवन नहीं हो पर्याप्त रूप से तो फिर आप खाली करे यार हो ही नहीं पाता है, कैसे करें यार, सुबह ये शाम ये, वो चलता रहेगा, एक्सक्यूजेज है। हाँ, तो इसी से रिलेटेड अगला सवाल भी है कि आपने चंचल शर्मा के साथ 3 किताबें लिखी हैं और शायद आखिरी वाली 4 किताबें लिखी हैं, 5वीं किताब 3 लोगों ने मिलकर लिखी है। 3 लोगों ने मिलकर लिखी है, और जो 3 किताबें हैं उसका हमारे पास लिस्ट भी है। दहलीज पर दिल, खुलती गिरहें और कॉल सेंटर। तो आप लोग आपस में कैसे तालमेल? हाँ, तब की और बूंदी के लड्डू, वो बच्चों पे थे। हाँ, तो ये जो 3 लोगों के साथ और 2 लोगों के साथ आप लिखे, तो आपस में कैसे तालमेल बन पाया? ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, हर जगह पूछा जाता है। अब मैं बताता हूँ ईमानदारी से, लेकिन लोग इसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट नहीं कर पाते, पर समहाउ मैंने ये कोड क्रैक कर लिया है। तो ये जो 3 लोगों का या 2 लोगों का साथ लिखना, इफ इट्स अ प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर मैं होता हूँ। हाँ, इसलिए सवाल है कि देखिए 2 लोग अगर आपस में घर रहते हैं, जैसे मनु भंडारी जी और यादव जी लिख रहे थे, उन लोगों ने भी लिखा है सर, लेकिन आप लोग अलग अलग घरों में रह के लिख रहे हैं, इसलिए सवाल होता है। तो इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर मैं हूँ। और जब भी कोई लिखने का प्रोजेक्ट हमारे पास आता है, मसलन जैसे अब ये गुलाबी खंजर, हमने पार्ट 1 जो हमारी किताब रिलीज हुई, अच्छी किताब रही, बेस्ट सेलर रही, इसको लिखने का आइडिया आया हमारे ऑथर के दिमाग में, रोहित जी के दिमाग में। उन्होंने हमसे डिस्कस किया कि भाई एक आइडिया है, मैंने कोई किताब तो लिखी नहीं, बस एक आइडिया है,
सो कैन यू टू गाइज वी थ्री कैन टीम अप एंड स्टार्ट करें। मैं कहा बिल्कुल। तो अब चूंकि 2 लोग जब लिखते थे तो भी मैं ही डायरेक्टर था। मैं कहा कैसे लिखना है, इसका डिसिप्लिन क्या होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं डिसाइड करूँगा, बाकी लिखते हैं। तरीका ये था कि हम तीनों ने पहले इस कहानी का आइडिया सुनने के बाद जिसके दिमाग में जो आया हमने पहले उसको सिनॉप्सिस लिख लिया। सबने 4-4 5-5 पेज लिख लिया। फिर 4-5 पेज अपना अपना लेके बैठे और हम लोगों ने एक दूसरे को अपना अपना सुनाया। और सबने जब सुना रहे थे तो उसकी, मैं आपकी कहानी का कमी निकाल रहा हूँ, वो मेरी कहानी की कमी निकाल रही। सब अपने फीडबैक नोट कर रहे हैं। और ये बैठे 5-6 घंटा आराम से, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, चाय हो रहा है। 5-6 घंटा बैठने के बाद हम सब ने अपनी तीनों की कहानियाँ मिक्स कर दी और उसको मिला के एक और स्टोरी टाइमलाइन हमने वहीं पे बैठे बैठे लिखी, जिसमें सबके अच्छे पॉइंट्स थे, कॉमन पॉइंट्स थे, और जितना नेगेटिव पॉइंट्स है एक दूसरे कहानी को समय निकाल दिया। यानी हम अब एक कॉमन टाइमलाइन पे अग्री कर गए। उस कॉमन टाइमलाइन को हमने एक 5 पेज की सिनॉप्सिस में कन्वर्ट कर लिया और वो कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको 20 चैप्टर में कन्वर्ट कर लिया। और हर चैप्टर को फिर हमने, और ये एक सिटिंग में नहीं हुआ, मल्टीपल सिटिंग में हुआ। हर चैप्टर के बारे में हमने 5-5 10-10 लाइन का एक 10-10 15-15 लाइन का एक समरी लिख लिया और उसके बाद एक समरी को हमने डिटेल में डिस्कस किया और उसमें चंचल हमारी साथी है, वो नोट्स लेती रहती है। अब अगली मीटिंग में चंचल वो नोट्स को एलेबोरेट करके समरी लिख ली है 10 लाइन की, उसके नोट्स ले लिए हैं, सैलिएंट फीचर्स पॉइंट्स, चंचल पूरा उसको एलेबोरेट करके लेके आएंगे। अगली मीटिंग में बैठेंगे, फिर वो नरेशन होगा, उस चैप्टर को पढ़ा जाएगा, उसमें सारे फीडबैक दिए जाएंगे। सब कुछ हो गया, वहाँ पे फाइनल हो गया, फ्रीज हो गया, वहीं बैठे बैठे अगले चैप्टर की समरी लिखी जाएगी और ये सब कुछ गूगल ड्राइव पे शेयर कर दिया जाएगा। अगली मीटिंग के लिए सब लोग गूगल ड्राइव पे पढ़ के और अपना अपना फीडबैक नोट करके बैठेंगे। अगली मीटिंग में आएंगे, फट से नोटबैक दिया, फीडबैक दिया, रिव्यू किया, फीडबैक फिर लिखा, अगली समरी लिखी, गूगल ड्राइव पे शेयर किया, गूगल ड्राइव सबके बीच में शेयर है वहाँ। फिर तो ये प्रोसेस चलता है और बहुत डिसिप्लिन के साथ होता है। 2 घंटा रेगुलर 8 महीना 9 महीना हम लोग बैठते रहे। तो अगर इस पे ये करें कि अगर आप अपनी अलग से किताब लिखते, अकेले लिखते और 2 लोगों या 3 लोगों के साथ मिलकर लिख रहे हैं, तो इसमें क्या टाइम का कोई फर्क पड़ता? अकेले लिखते थे जल्दी लिख जाते? मैंने अकेले लिखी नहीं कोई किताब, तो अकेले लिखने से कितना अच्छा हो पाता मुझे पता नहीं। बट इस बार चूंकि तीसरा साथी पहली बार जुड़ा था। एक्चुअली जब फर्स्ट बुक लिखी ना, दलीस पे दिल, पेंगुइन से आई थी हमारी किताब, उसमें बहुत मुश्किल हुई हम 2 लोगों का लिखने में। बट एक बार हमने लिख ली तो हम दोनों लोग तो सिंक में आ गए थे। सिंक में इस लेवल पे आ गए थे कि हम एक ही साथ बैठते थे, आइडिया डिस्कशन कर पूरा के सब कुछ, और आइडियाज भी हमारे एकदम मैच करते थे। आइडियाज किसी भी सब्जेक्ट को लेके, टॉपिक को लेके, जैसे मैं आई एम गुड एट फिलोसॉफिकल और इमोशनल डेप्थ जो चाहिए अगर स्टोरी में, तो उसमें मैं अच्छा हूँ, वो अच्छा कर लेता हूँ। और अगर विट बढ़ानी है, एलेबोरेट करना है, तो चंचल उसमें अच्छी है। चंचल का विट और ह्यूमर बड़ा शानदार है। तो हमको अब एक दूसरे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता है, तो हम साथ ही में बैठ के लिख लुखा के अपना चले जाते थे। बोले अब पढ़ेंगे बाद में इसको, अब पढ़ के वापस मिलेंगे और फिर लिख लेंगे। तो हम दोनों सीख में आ गए थे। ये तीसरा साथी जब जुड़ा तब प्रॉब्लम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गई और बढ़ गई, क्योंकि अब तीसरा साथी सिंक में नहीं है। हम तो 5 किताबें 4 किताबें लिख चुके हैं ना साथ में, तो हम तो सिंक में हैं, हम तो आइडियाज पढ़ लेते हैं, एक दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं कि भाई अब ऐसे करना है। तो इस बार थोड़ी मुश्किल ज्यादा हुई, बट अब हम भी सिंक में हैं। मेरा अगला सवाल है कि अपनी पसंद की कोई ऐसी किताब बताएं जिसके लेखक कोई राजनेता हो। ओह ओके। जो मैंने पहली एक इम्पॉर्टेंट किताब जो जब मैं उस समय 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो मुझे मिली जवाहरलाल नेहरू की लेटर्स की किताब है। पूरा संकलन है उनका, जो अपने बेटी के नाम से खत लिख रहे हैं। हाँ, तो पूरा संकलन है, मल्टीपल। मैंने पढ़ी है। हाँ, वो मेरे को कहीं से हाथ लगी। हमारे एक गुरु जी थे, कुमार शैलेंद्र, जो भी लेखक हैं, उनके यहाँ वो किताब थी। मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ, और वो पहली किताब थी जो मैंने, अंग्रेजी में थी वो किताब, और क्या बेहतरीन। अब तो हिंदी में भी आ गई है। हाँ, मतलब मैंने अंग्रेजी में पढ़ी थी वो किताब, और नेहरू जी की अंग्रेजी, उनकी अंग्रेजी, और फिराक गोरखपुरी साहब की अंग्रेजी, वो कमाल की अंग्रेजी बताते हैं लोग कि ये तो एचओडी थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी थे, और द सेइंग गोज लाइक, वो कहते थे कि देश में खाली 1.5 लोगों को अंग्रेजी आती है, एक मुझे आती है और आधी नेहरू को आती है, ऐसे कुछ वो बोला करते थे, इस टाइप की बातें करते। तो गजब की अंग्रेजी। तो वो मेरी पहली किताब थी, और उसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया उस कद के पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स की लाइफ में झांकने का। तो मैंने उनके बारे में पढ़ने के बाद फिर मैंने गांधी जी की किताब पढ़ी, फिर मैंने मंडेला को पढ़ना शुरू किया, फिर मैं उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो वो मुझे बड़ा प्रभावित करते थे। उनके ऐसा लगता था कि उनकी बातचीत में जो ठहराव है उनके जीवन में भी है, और वो बड़ा इम्प्रेसिव था। तो मैंने उनको एक 10 पेज की चिट्ठी लिखी, राजनीति में
अपराधीकरण को लेकर। उस समय मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, 10 पेज की चिट्ठी थी, मैंने भेज तो दी लेकिन मुझे कभी पता नहीं चल पाया कि वो चिट्ठी उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची। और मैं उनसे पूछना चाहता था, जब मैं इस स्थिति में हुआ कि मैं उन तक जा सकता हूं, तब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इवेंचुअली फिर मैं उनकी आखिरी यात्रा में शामिल हुआ। तो पॉलिटिकल फेसेस के बारे में तो वो किताब मैंने फिर पहले पढ़ी थी। उसके बाद तो फिर बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने। एक नेता जिससे आप असहमत होकर भी उसका सम्मान करते हैं। इतना डीप में सोचा नहीं, फंसा दिया आपने। अब इस सवाल का जवाब देने में डर भी है बहुत भाई। क्या बोलूँगा। इंडियन या भारत कहीं के बाहर का जवाब देना आसान है, मुझसे पूछते थोड़ी ना आ रहा है। ठीक है। जैसे मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं बराक ओबामा से बड़ा असहमत रहा हूँ और उनके काम करने के तौर तरीकों से बड़ा असहमत रहा हूँ। हालांकि जो जिस तरह की लिबरल पॉलिसीज़ के वो प्रणेता रहे हैं वो ठीक रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी करी हैं विच वाज एब्सोल्युटली लाइक आई शुड डिसएग्री कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए वैसे आदमी को। बहुत अजीब सी बात है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट मेरा रहा है उनसे। और भी हैं कुछ लोग, बट आई वुड लव टू कीप देम। मतलब इंडियन नहीं बता पाएंगे। इंडियन भी हैं, बट मैं बताना नहीं चाहता। ठीक है, कोई बात नहीं। दिल्ली में पॉजिटिव बदलाव के लिए पार्टी क्या सोच रही है? तो दिल्ली में पार्टी को सौरभ भाई लीड कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन लीड कर रहे हैं। मतलब जो रोल होना चाहिए विपक्ष का, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का, वो उसको एक बहुत ही अलग डायमेंशन पे लेके जा चुके हैं। एंड इज़ नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न, जहाँ पे वो सरकार को कुछ भी गलत करने पे कटघरे में ना खड़ा कर रहे हों। और मुझे लगता है कि फ़िलहाल यहाँ की जनता ने अगर ये जिम्मेदारी दी है, चाहे अनचाहे जैसे भी, तो पार्टी उसका निर्वहन अच्छे से, दायित्व का निर्वहन अच्छे से कर रही है। और अभी पॉलिटिकल रीडिंग्स में ये है कि कल चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांगली स्वीप करेगी दिल्ली। जो सिचुएशन है, जिस तरह का डिससेटिस्फैक्शन है दिल्ली के लोगों के बीच में करंट बीजेपी रेजिम को लेकर, जो फेलियर्स हैं, दे आर स्पीकिंग लाउडर देन द लीडर्स, वो अजीब है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति बनी है, अभी कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, इसमें तमाम कहानियां बन रही हैं, इस पर कुछ कहेंगे? कहानी तो बनेगी, अब इधर उधर होगा तो कहानी तो बनेगी ही। और जो मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, ये बिल्कुल पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो सत्प्रयास हैं स्टेट में रिपीट करने के सरकार को, उसको कैसे डिरेल किया जाए, उसकी कोशिश है। और उस कोशिश में अनफॉर्चुनेटली बीजेपी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ग्राउंड बेस वहाँ पे बहुत सॉलिड है। जो लोग गए हैं वो जनाधार वाले लोग नहीं हैं, चुनाव लड़के जीते हुए लोग नहीं हैं, ऐसे लोग गए हैं। और लिहाजा पब्लिक इनसे नाखुश भी है। भाई विधायकों के वोट देने से सांसद बने हैं, विधायक बाई एंड लार्ज रिप्रेजेंटेटिव है पंजाब के जनरल पब्लिक सेंटिमेंट्स का। और अगर आप उनकी एकदम आइडियोलॉजिकली अपोजिट विचारधारा के साथ अलाइन हो रहे हैं, तो उस पब्लिक सेंटिमेंट का आप अपमान कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। तो इससे तो पब्लिक नाखुशी होगी। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पंजाब में ये सब कुछ जो प्रिपरेटर्स हैं इस कॉन्स्पिरेसी के, उनके अगेंस्ट जा रहा है। बट मोटा मोटा जो चला गया वो चला गया, जिसने जितना साथ दिया उतना उसका शुक्रिया। राजनीति और लेखन से इतर अपने परिवार को कितना समय दे पाते हैं? फुल। मतलब मैंने एक अच्छी चीज़ करी। मैंने अपने कुछ साथी सहयोगी नेताओं से ये बात सीखी कि मैंने पॉलिटिक्स को फैमिली से बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है। मैंने आज तक अपने घर पे कोई भी पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करी। मुझसे मिलना है 6 बजे भोर में मिलना है, रात में 12 बजे मिलना है, मैं ऑफिस आ जाऊँगा, वहाँ मुलाकात करेंगे। सो ऐसा करके मैंने किसी भी तरह का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बिकॉज बच्चे हैं, कल को अपनी उनकी जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी वो अपने सोच और समझ के हिसाब से बनाएंगे। पर घर पे एक सेक्युलर माहौल रहता है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल ज़ीरो होता है। और जब मैं घर पे होता हूँ तो मैं घर का हूँ, फिर मैं बच्चों का हूँ। 2 बच्चे हैं, कान्हा जोया, उनके साथ खेलना कूदना, मौज मस्ती करना, पढ़ना पढ़ाना, ये सब चलता रहता है। बिल्कुल। तो आपके परिवार में आपके राजनीति को लेकर, आपके मतलब राजनीतिक फैसले को लेकर किसी को किसी तरह का गुरेज रहा? अरे बवाल काटे पड़े थे भाई साहब। ये लोग 2014 तक जीना आराम किए हुए थे। मैं जब नौकरी छोड़ के आया, लिटरली हमारी माता जी को मोहल्ले वालों ने डॉक्टरों के नंबर भेजे हैं कि ये दिमाग का बहुत अच्छा डॉक्टर है,
और बेटे को इससे दिखा लो। बिटवा 70-80 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के आया है, सड़क छाप हो गया। कहीं पिटा रहा है तो टीवी में दिखाई दे रहा है, कहीं पुलिस टांग पकड़ के ले जा रही है तब टीवी में दिखाई दे रहा है। तो लोग कह रहे पागल हो गया, दिखा लो इसको कहीं। हाँ। लिटरली मतलब नंबर लोगों ने भेजा है कि दीदी ये वाला नंबर है। हम्म। अब 2014 तक बनारस का जब चुनाव था, अरविंद जी चुनाव लड़े थे, तब तक ये लोग प्रयास करते रहे कि वापस आ जाए, कुछ नौकरी कर ले, कुछ कर ले, काम धंधा कर ले। सड़क छाप हो गया, सब पैसा। हमने उस समय जब आया तो दाल रोटी चलाने के लिए मैंने एक छोटा सा बिजनेस किया यहीं बस गाजियाबाद में, वो भी चौपट हो गया, सत्यानाश हो गया, पैसा डूब गया उसमें। लिटरली सड़क छाप होने का मतलब कि बिल्कुल सड़क छाप हो गया। देयर वाज अ टाइम जब मेरे अकाउंट में 235 रुपए थे, मेरे घर में 1 2 3 4 लोगों को डेंगू था। और डेंगू उस समय की मैं बात कर रहा हूँ जब डेंगू में लोग मर रहे थे 2013-14 में, 2015 धड़ाके से मर रहे थे लोग। और मेरे घर में, और मैं बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अब ये सब मर जाएंगे। मेरी बेटी थी छोटी से भी हाल की हुई थी, बेटा था, मेरे सब मर जाएंगे। सबका टेस्ट हुआ, सबका पॉजिटिव आया, मैं अपना बता भी नहीं रहा हूँ। और तभी एक दोस्त का फ़ोन आता है और फ़ोन पे उसने मेरी गला भराया हुआ था। तो उसने बोला क्या हुआ दीदी भाई? अब कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे क्या हुआ? बोले यार मर जाएंगे सब लग रहा है। तो है ऐसे कैसे मर जाएंगे? बोले ऐसे ऐसे हो गया है, इलाज कराइए। तो बोले यार वो गए थे दवाई लेने, लेकिन फिर चले आए। मैंने क्यों चले आए? पैसा नहीं था। मैं बोला हूँ 2 लोगों को पैसा आएगा, तो बोला ऐसी तैसी। फिर उसने मुझे 35,000 रुपये भिजवाए, सबका इलाज करा। ये दिन देखा है, ये हुआ है मेरे साथ। तो ये सब मेरी चॉइस की वजह से हुआ, मेरे परिवार की चॉइस की वजह से तो नहीं हुआ। बट इससे उपजी जो मुश्किलें थी वो सब झेल रहे थे, लिहाजा सब चाह रहे थे। लेकिन जब 14 में उन्होंने देखा, 14 में मैंने पागलों की तरह प्रचार किया बनारस के चुनाव में। एक विधानसभा रोहनिया की मेरे पास थी। देन दे रियलाइज एंड कंक्लूडेड कि ये सुधरने वाला नहीं है। इसको जो कुछ भी डैमेज हुआ ये परमानेंट डैमेज है। अब ये देयर इज नो ब्रिंगिंग हिम बैक, नथिंग कैन ब्रिंग हिम बैक, सो छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया। दे ऑलवेज ट्रस्टेड मी, मतलब उनको विश्वास था कि नहीं यार पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, इतना गधा तो नहीं है, ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, तो कर लेगा कुछ। मैंने इनको बोला हुआ था कि एक डिग्निफाइड लाइफ मैं फैमिली के लिए, इसके लिए जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ आफ्टर गेटिंग मैरिड, वो मैं करूँगा, उसकी चिंता ना करना आप लोग। बट हो गया फिर, ठीक है। तो अगर आप राजनीति में नहीं होते तो किस क्षेत्र में रहते? मैं पढ़ा रहा होता, प्रोफेसर पढ़ा था, टीचर होता, प्रोफेसर होता। और मैं अभी भी पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बताया आपको। मैं इंक्लूसिव पॉलिसी एंड पॉजिटिव गवर्नेंस पे क्लासेस लेता हूँ। आपको बताऊँ, मैं जब एमएलए था तो मैं दिल्ली विधानसभा का चीफ व्हिप भी था। और मैं जब इंटर्नशिप के लिए गूगल फॉर्म फ्लोट करता था, आप कल्पना नहीं कर सकती कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितने बच्चे मेरे साथ इंटर्नशिप करने के लिए एक्साइटेड रहते थे। 5,000 बच्चे फॉर्म भरते थे मेरे यहाँ काम करने के लिए। उनमें से मैं 8-10 को ले पाता था बड़ी मुश्किल से, बट उनमें से कम 1,000 बच्चों से मिलता था। एंड दे लव मी लाइक एनीथिंग ओनली बिकॉज आई वाज एबल टू स्पीक देयर लैंग्वेज। उनकी भाषा में उनके हिसाब से बात कर पाता था। मैं उनसे पूछता था तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या सुन रहे हो आजकल, ब्रूनो मार्स सुन रहे हो कि दुआ लिपा सुन रहे हो कि लेडी गागा सुन रहे हो, बताओ जरा। तो बोला था कि अरे ये तो आदमी हमारे टाइम का ही है भाई, तो समझ रहा है सब कुछ, तो हमारे हिसाब से समझ रहा है, जेंजी वाली जो लैंग्वेज है। तो 1,000 बच्चों को 200 के बैच में मैं विधानसभा में लेके आता था, उनको विधानसभा घुमाता था, चाय पिलाता था, और मैं 1 घंटा उनसे बात करता था। तुम क्या पढ़ते हो, क्या करना चाहते हो, तुम क्या पढ़ते हो, क्या। तो मुझे मज़ा आता है अपने साथ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। कुछ लाता नहीं था नया, वही पॉलिटिक्स, वही सोसाइटी। इनके साथ बात करो तो बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड बात करते थे, भविष्योन्मुखी बातें किया करते थे ये लोग बच्चे। तो वो मेरे लिए अच्छा था, फूड फॉर ब्रेन था वो, बढ़िया, मज़ा आता था बात करने में। तो आई स्टिल फील, एंड मैं आपको बताऊँ मैं PhD कर रहा हूँ और मैं कुछ भी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट पढ़ाऊँगा ज़रूर मैं। बहुत सुंदर। मंच और मंच से उतरने के बाद दिलीप पांडे में क्या अंतर है? मैं हर अंतर नहीं है, वही है, मंच पे भी वही है। वहाँ कुछ अलग हो तो उतरे तो अंतर आए ना। मैं वहाँ भी वही दिलीप पांडे रहता हूँ। मैं भाषण लिख के नहीं पढ़ता, जो दिमाग में आता है बोल देता हूँ, मन में आता है बोल देता हूँ, इसलिए शायद सबसे अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, पर सच्चा बोलता हूँ, इस बात का संतोष होता है। तो अंतर नहीं होता, आदमी वही। अगर बदल ही गया, चाहे यहाँ आके बदल गया, चाहे वहाँ चढ़ के बदल गया, तो क्या ही आदमी है फिर। मेरी तो कुल कोशिश ये है कि ये 2 लोग ना हो अंदर, 2 को संभालना मुश्किल है, एक समझ जाए वही बहुत है इस जीवन में। बिल्कुल, बहुत सुंदर। राजनीति आपके लिए क्या है, पैशन है या सामाजिक जिम्मेदारी? सामाजिक जिम्मेदारी है। पैशन काहे का है? पैशन और भी है, बहुत सारे पैशन। जैसे मेरा पैशन है, हर साल मैंने प्रण लिया एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो मैं सीखता हूँ। मैं प्लान ये होता है कि कम से कम 6 किताबें पढ़ लूँ साल में, तो वो पढ़ लेता हूँ मैं कोशिश करके। कोशिश ये होती है कि अपने को कोई एक नई टेक्नोलॉजी के करीब लेके जाऊँ। इसलिए मैंने आपको बताऊँ, मैं जब MLA था
न सिर्फ मैंने आईएसओ सर्टिफाइड ऑफिस बनाया, इंडिया का इकलौता ऑफिस, पीएमओ आईएसओ सर्टिफाइड है और मेरा ऑफिस आईएसओ सर्टिफाइड था। इसके बाद चूंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर रहा हूँ, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मुझे समझ में आती है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में आता है। तो मैं अभी फ़िलहाल, वाइल आई हैव नथिंग टू डू विद आईटी एंड सॉफ्टवेयर, मैं अभी एक एआई ड्रिवन प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसके कॉन्सेप्ट नोट पे काम कर रहा हूँ मैं। ये मुझे बेस्ट लगता है, मुझे मोटिवेटेड रखता है। मैं आज बहुत रेयरली एक दो पॉलिटिशियंस ऐसा होंगे जो हार्डकोर, अगर उनसे बात करी जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी पे बात कर पाओगे क्या, तो नहीं कर पाएंगे लोग, नहीं, दे हैव नो आइडिया। बट मैं पढ़ता हूँ, अपने आप को अपडेट रखता हूँ और करता हूँ। अभी किसको पढ़ रहे हैं? अभी मैं पढ़ रहा हूँ, एक किताब है द इनविजिबल वुमेन, वो मैं पढ़ रहा हूँ एक किताब। और वो किताब इतनी मज़ेदार किताब है, मैं सबको, अभी मैं भी पढ़ रहा हूँ और मेरी 13 साल की बेटी है, उसको, हालांकि उसकी एज के हिसाब से थोड़ा सा कठिन है उस किताब को समझना, बट हिस्टोरिकली, वो अंग्रेजी में होगी, अंग्रेजी में है वो हाँ, किताब। तभी बेटी हिस्टोरिकली महिलाओं के साथ कितना अन्याय हुआ है हर क्षेत्र में, इंक्लूडिंग मेडिकल साइंसेज, जहाँ पे हार्ट अटैक तक की दवाइयों की जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स जो है वो महिलाओं पे नहीं हुए, पुरुषों पे हुए। सो एक्चुअली में ये पता ही नहीं किसी को कि ये हार्ट अटैक वाली मेडिसिन जो है ये पुरुषों के ऊपर कैसे काम करेगी, तो पता है महिलाओं के ऊपर कैसे काम करेगी, किसी ने सोचा ही नहीं। पेन किलर्स पीरियड्स पेन के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड ही नहीं है। बिल्कुल, कोई कुछ खाता है, कोई करता ही नहीं, बनाया नहीं गया है। न्यूयॉर्क में बहुत फेमस इंटरनेशनल ओपेरा है, उस ओपेरा में 1965-70 के पहले महिलाएं थी नहीं, सारे पुरुष थे। एक किसी समझदार आदमी को लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सारा टैलेंट पुरुषों में ही है क्या, तो अब ऑडिशन होगा तो ब्लाइंड ऑडिशन होगा। तो उन्होंने क्या गेम किया कि ऑडिशन लेने वाले को एक तरफ रखा, बीच में लगा दिया पर्दा, और ऑडिशन देने वाला दूसरी तरफ। अब खाली तुम सुनो कि कैसा बजा रहा है, उसकी बेसिस पे यस नो करो। अचानक से 40% महिलाएं आ गई। देखिए ऐसे होना चाहिए। तो ये किताब गजब की किताब है, सबको पढ़नी चाहिए। बहुत बेहतर, बहुत गुस्सा आता है इस किताब को पढ़ के कि हम कितने ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, कितने ज़्यादा बायस रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, हमने खा लिया मतलब आधी आबादी को बुरी तरह से। तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरी बेटियां भी पढ़ रही हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। हो गया है, आधा पढ़ लिया, फिलहाल मैं भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अभी क्या लिख रहे हैं? अगली किताब कौन सी आने वाली है? अगली किताब, अभी हमने एक फिल्म लिखी है जिसको हमने पिच किया है, और जो हमारी लास्ट किताब थी 2025 वाली गुलाबी खंजर, उसका हम सेकेंड वॉल्यूम, हाँ, वो हमारे पास है, हम चाहेंगे उसको दिखाना विवेक। तो आखिरी जो सवाल था कि आप क्या लिख रहे हैं और कौन सी किताब आ रही है? तो अभी रिसेंटली हमने एक फिल्म पिच करी है, और ये हमारी 2025 वाली किताब थी गुलाबी खंजर, जो अमेजन बेस्टसेलर भी और साहित्य आज तक के मुताबिक ये 2025 की चौथी सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब थी, या पढ़ी जाने वाली किताब थी, जो भी उनका बेंचमार्क रहा हो। इसका हम सेकेंड वॉल्यूम लिख रहे हैं। इसके 3 लेखक हैं जी, इसके 3 लेखक हैं, और ये जो लिखने की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई दी है। इसका सेकेंड वॉल्यूम इस साल के आखिरी तक आ जाएगा। प्लस दिस हैज़ बिन पिच्ड फॉर अ वेब सीरीज़, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक वेब सीरीज़ में कन्वर्ट होकर आने वाले दिनों में हमको पर्दे पे नहीं, OTT प्लेटफॉर्म पे हमको दिखाई देगी। यस, बहुत सुंदर। तो हम चाहेंगे कि आखिर में आप एक अपने मनपसंद कविता सुना दें मेरा रंग के दोस्तों को, दर्शकों को। ओके। और अगर आपको पसंद हो अपनी वो वाली कविता जो आपने माटी में सुनाई थी, तो कविता तो सुनाने का मसला ये है कि जब भी कहा जाता है कि सुनाइए, तो लोग अपेक्षा, उम्मीद जोड़ लेते हैं कि बहुत अच्छा गाते होंगे इसलिए सुना रहे हैं। मैं गाने वालों की या सुनाने वालों की दुनिया में एनक्रोचमेंट हूँ, अतिक्रमण हूँ, बिल्कुल। तो स्वर सुर बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। नहीं, वो बहुत अच्छा गाते हैं आप। नहीं, तो मैं पहले स्टेज सेट कर देना बड़ा ज़रूरी है, वो कन्फ्यूजन ना हो कि एक्सपेक्ट करने लोग एकदम हाई फाई निकले, एकदम से खुदा चाह पहाड़ निकली चुई टाइप से। माटी में मैंने एक भोजपुरी की कविता लिखी है, मैंने खुद ही लिखी है, और मुझे पता नहीं कि मेरा रंग देखने वाले कितने लोग भोजपुरी सुनते समझते होंगे, तो अल्फाज छोड़ दीजिएगा, जज्बात पे जाइएगा, बस यही कह सकता हूँ। एक कविता है, लेकिन ठीक ठाक लोग भोजपुरी समझने वाले हैं। ओके, हाँ। आप लोग तो समझते ही हैं, तो दैट्स गुड। हम तो वहीं से, इमीडिएट ऑडियंस तो हमारे आप ही हैं, तो मैं सुनाता हूँ। मदर टंग ही हमारी भोजपुरी है। हमारी मातृभाषा तो भोजपुरी है। तो कविता है, क्रांति के सिपाही करके है उसका शीर्षक, और मैं पढ़ता हूँ। आपन धूर माटी लिखब, आपन कुल थाती लिखब, जियल लिखब, मरल लिखब, अमृत
और गरल लिखब। इहो लिखब के बोलस नेह के बिया, इहो लिखब के बोलस नेह के बिया, नफरत क्यारी से के कटलस हिया, नफरत क्यारी से के कटलस हिया। लिखब हम जरूर के रही गईल चुप हो, लिखब हम जरूर के रही गईल चुप हो। के कर घर जरल लिखब के डललस पानी लिखब, के कर घर जरल लिखब के डललस पानी लिखब। अपन धूर माटी लिखब, अपन कुल ताती लिखब। अंतरा है क्या? लिखत लिखत सुखी जहिया सियाही दवात के, लिखत लिखत सुखी जहिया सियाही दवात के। बदली न देश कुछो होई ना हालात के, बदली न देश कुछो होई ना हालात के। त अखियाँ में बचल जौन गैरत के पानी लिखब, अखियाँ में बचल जौन गैरत के पानी लिखब। भर के कलम में हम अपन जिंदगानी लिखब, अपन धूर माटी लिखब, अपन कुल थाती लिखब। आखिरी है कि लिखब हम तबो जब कलम केहू तोड़ देही, फाड़ देही कागज वो इल्जाम कौनो जोड़ दे। लिखब हम तबो जब कलम केहू तोड़ देही, फाड़ देही कागज और इल्जाम कौनो जोड़ देही। तो हमरो बाय आवाज अब आजाद हमरे देश में, कलम का सिपाही हैं क्रांति के कहानी लिखब, अपन धूर माटी लिखब, अपन कुल थाती लिखब। जियल लिखब मरल लिखब, अमृत और गरल लिखब। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों आप देख रहे थे हमारे साथ दिलीप जी हैं और बहुत शानदार बातचीत के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो इतना मच, बहुत बहुत समय शुक्रिया निकाला बुलाने के लिए। मेरा Thank you रंग so के much. लिए इतना समय निकाला, इसके लिए शुक्रिया। तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।